दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द ब्लैक पैंथर ऑफ शिवानीपल्ली। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मेन टाइगर ऑफ चोरडी। ये एक बहुत बड़े बाघ की कहानी है जिसने उस इलाके में जहां वो रहता था, या कहें कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान किया था। उसे ढूंढकर पकड़ना और अंत में मार गिराना भी बहुत कठिन काम था। शिकार की कहानियां सुनाते समय कहानी लिखने वाले का उद्देश्य यह होता है कि श्रोताओं की दिलचस्पी बनी रहे। इसके लिए वो इन प्रयासों का जिक्र करता है जो अंत में उसके शिकार को मारने में सफल रहे। इसलिए वो अपनी कई असफलताओं और निराशाओं को छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो सब कुछ विस्तार से बताए तो श्रोता जल्दी ही ऊब जाएंगे। लेकिन केवल सफलताओं का ही उल्लेख करने से ऐसा लगता है मानो आदमखोर, चाहे वो बाघ हो या तेंदुआ, को मारने के प्रयास लगभग हमेशा सफल होते हैं, लगभग हमेशा आसान होते हैं और बहुत कम समय में, अधिक से अधिक कुछ दिनों में ही पूरे हो जाते हैं। असल में ये धारणाएं सच्चाई से बहुत दूर हैं और वास्तविक परिस्थितियां लगभग हमेशा इसके बिल्कुल उलट होती हैं। असफलताएं बहुत ज्यादा होती हैं और हालात शारीरिक और मानसिक तनाव से जुड़े बेहद कठिन होते हैं। अक्सर किसी जानवर को पकड़ने में महीनों बल्कि कई कई साल लग जाते हैं। कई बार तो उसे कभी मारा ही नहीं जा पाता। इसलिए इस कहानी में मैं एक ऐसे पीछा करने की कहानी बताने जा रहा हूं जो यूं ही सामान्य ढंग से शुरू हुआ था और जिसे अंत तक पहुंचाने में लगभग 5 लंबे और थकाने वाले साल लग गए। ये कोई लगातार चलने वाला शिकार नहीं था, बल्कि अलग अलग समय पर किए गए कई प्रयासों की एक श्रृंखला थी। मेरे प्रयासों के बीच बैंगलोर और बॉम्बे से आए दूसरे शिकारी भी थे और स्थानीय माहिर शिकारी भी, जिन्होंने इस चालाक जानवर को गिराने की कोशिश की, और हम सब नाकाम रहे जब तक कि 5 साल पूरे नहीं हो गए। इसे अयाल वाला बाघ कहा जाता था क्योंकि उसकी गर्दन के चारों ओर, कानों के पीछे और गले की ठुड्डी तक बालों का एक घना गुच्छा था। स्वाभाविक रूप से इन बालों के फैलाव से उसका सिर बहुत बड़ा दिखाई देता था और उसे हमेशा इतना बड़ा बताया जाता था कि गवाह लोग अपने हाथ फैलाकर उंगलियां अंदर की ओर मोड़कर उसका आकार बताते थे। हालांकि बहुत कम लोगों ने उसे सच में देखा था और कहानी सुना पाते थे। उसका मूल इलाका चोरडी के आसपास माना जाता था क्योंकि यही उस गांव का नाम था जहां उसे पहली बार देखा गया था और जिसके पास उसने अपना पहला इंसानी शिकार किया था। चोरडी एक जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है जो कि सड़क के किनारे बसा है, जो छोटे से कस्बे कुमसी से लगभग 4 मील की दूरी पर है। कुमसी स्वयं शिमोगा से 16 मील की दूरी पर है, जो इसी नाम के जिले की राजधानी है मैसूर राज्य में। शिमोगा बैंगलोर से अच्छी सड़क से जुड़ा हुआ है, करीब 172 माइल्स दूर है। लगभग 70 मील तक सड़क कंक्रीट और डामर की बनी हुई है, इसलिए कुछ गिने चुने खराब और अचानक आने वाले मोड़ों को छोड़ दें तो मोटर गाड़ी से आमतौर पर सुरक्षित और अच्छे टाइम में शिमोगा पहुंचा जा सकता है। वहां से सड़क आगे कुमसी और चोरडी की ओर जाती है, फिर लगभग 9 मील आगे आनंदपुरम गांव तक, उसके बाद 11 मील चलकर सागर कस्बे तक और फिर लगभग 16 मील आगे तालगुप्पा नाम के एक और गांव को पार करते हुए प्रसिद्ध गढ़सोप्पा जल प्रपात तक पहुंचती है, जिन्हें कभी कभी जोग फॉल्स भी कहा जाता है। यहीं शरावती नदी का पानी 4 अलग अलग धाराओं में करीब 950 फीट नीचे गिरता है। ये दृश्य ऐसा है जिसे जीवन भर याद रखा जाता है और जिसने सबसे कठोर और भौतिक सोच वाले लोगों के दिलों में भी श्रद्धा और विस्मय की भावना जगा दी है। इन झरनों के ऊपर 2 ट्रैवलर्स बंगले हैं। शरावती नदी के दक्षिणी किनारे वाला बंगला अपेक्षाकृत नया है, मैसूर राज्य की सीमा में पड़ता है और ठीक उसे ही मैसूर बंगला कहा जाता है। इसके ठीक सामने नदी के उस पार उत्तरी किनारे पर जो बंगला है वो बॉम्बे राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो पुरानी इमारत है,
काफी एकांत में स्थित है और बहुत कम इस्तेमाल होती है। इसी कारण मैं उसे ज्यादा पसंद करता हूँ। उसे स्वाभाविक रूप से बॉम्बे बंगला कहा जाता है। ये कुछ अजीब और मजेदार लगता है कि दोनों बंगलों में रखे हुए गेस्ट के एंट्री रजिस्टर्स उन लोगों की कविताओं से भरी पड़ी है जो समय समय पर वहां ठहरे हैं। निसंदेह झरनों की भव्यता ने कई ऐसे मनों में कविता की चाह जगा दी है जो अब तक शायद बिल्कुल उदासीन रहे हों। इनमें से कुछ रचनाएं सचमुच सराहनीय हैं और प्रेरक हैं, लेकिन अधिकतर तो ऐसी है कि कहीं और इकट्ठा की जाए तो एक ढेर बन जाए। बाघ की लूटपाट का ढंग आदमखोरों के जीवन क्रम से बहुत मिलता जुलता था। जंगल में प्राकृतिक शिकार करने वाला शिकारी रहते रहते वो धीरे धीरे मवेशी उठाने लगा, और इसमें कोई शक नहीं कि शिमोगा क्षेत्र के सुरक्षित जंगलों में चरने वाली हजारों मोटी ताजी गाय भैंसों की मौजूदगी ने उसे इस ओर आकर्षित किया। जिले में उसकी मौजूदगी और जिस आसानी से वो मवेशियों का पीछा करके उन्हें मार डालता था, जबकि वहां दूसरे जानवरों के पास चुपचाप पहुंच पाना कहीं ज्यादा कठिन होता है, यही वो पहला कारण बना जिसने उसे एक साधारण शिकार करने वाले बाघ से बदलकर चोरडी के आसपास के ग्वालों के लिए एक बेहद विनाशकारी खतरा बना दिया। हमले पर हमला होता गया और अयाल वाले बाघ के द्वारा मवेशी लगातार मारे जाते रहे, यहां तक कि रखवालों की सामान्य सुस्ती इतनी टूट गई कि उन्होंने कुछ करने का फैसला कर लिया। बात तब आगे बढ़ी जब एक ज्यादा साहसी पशुपालक अपने जानवरों को जंगल में चराने ले जाते समय अपने साथ भरी हुई बंदूक ले गया। हालांकि वन विभाग के नियमों के अनुसार बिना शिकार लाइसेंस के रिजर्व में हथियार ले जाना मना था, फिर भी उसने ऐसा किया और संयोग से उसी दिन अयाल वाले बाघ ने उसके एक जानवर पर हमला कर दिया। पेड़ के तने के पीछे से खड़े होकर उसने बंदूक चलाई और एलजी के छर्रों ने बाघ की दाहिनी पसली में गहरी चोट लगा दी। कुछ समय के लिए वो चोरडी के इलाके से गायब हो गया और सारे पशुपालक उस आदमी के आभारी थे जिसने उन्हें ऐसे खतरे से छुटकारा दिलाया था। लेकिन कुछ ही मील दूर आनंदपुरम से लगी झाड़ीदार जंगल में वो फिर दिखाई दिया। वो अब भी रिजर्व में चढ़ते मवेशियों पर हमला करने की आदत नहीं छोड़ पाया था। वो अभी तक आदमखोर नहीं बना था, क्योंकि उसके शरीर की चोट ने उसे किसी भी तरह से अपाहिज नहीं किया था। एक बार फिर उसकी अवांछित मौजूदगी ने पशु चराने वालों का ध्यान खींचा और एक बार फिर वो घायल हुआ, इस बार उसके दाहिने अगले पैर में। एक मचान से उस समय जब वो पिछली रात मारी गई गाय के शव के पास आ रहा था, उस पर गोली चलाई गई। वो दूसरी बार फिर गायब हो गया। फिर एक बार ये उम्मीद जगी कि उसका जाना हमेशा के लिए है, लेकिन ये उम्मीद भी झूठी उम्मीद थी। लेकिन उसकी दूसरी वापसी में एक बड़ा अंतर था। अब वो उपद्रवी तो था, लेकिन फिर भी इंसानों के लिए हानि रहित बाघ जो था, अब वो नहीं था। अब वो बदल चुका था। पहले ये बाघ मवेशियों के लिए तो बहुत विनाशकारी था, लेकिन उनके रखवालों के लिए खतरनाक नहीं था। इस बार कंडीशन उल्टी हो गई थी। मवेशी तो सुरक्षित हो गए थे, लेकिन ग्वाले बहुत बड़े और असली खतरे में थे, क्योंकि अब वो जंगल की किसी भी प्रजाति द्वारा पैदा किया जा सकने वाला सबसे बड़ा अभिशाप और आतंक बन चुका था। वो बन चुका था एक आदमखोर शेर, यानी कि नरभक्षी बाघ। जो गोली उसके दाहिने अगले पैर में लगी थी, उसने एक हड्डी तोड़ दी थी। प्रकृति ने उस हड्डी को जोड़ तो दिया था, लेकिन पैर छोटा और टेढ़ा हो गया था। अब वो ना तो चुपचाप और कुशलता के साथ शिकार तक पहुंच सकता था, ना ही छलांग लगाकर उन्हें धराशायी करके उनकी गर्दन को तोड़ सकता था। उसका आना अब शोर के साथ होता था। उसका हमला भद्दा हो गया था और असंतुलित हो गया था। अपने विकृत पैर के कारण वो शिकार को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाता था और बहुत बार उसका शिकार बचकर निकल जाता था। यहाँ तक कि सुस्त मवेशी भी उसकी आहट सुन लेते थे और उससे बच जाते थे, या हमले के समय उसे पीठ से झटका देकर गिरा देते थे। अपनी इस अपंगता के कारण वो दुबला और कमजोर हो गया और भूख से मरने की नौबत आ गई। अब वो विशाल अयाल वाला बाघ
बांस के झुरमुटों में दौड़ने वाले चूहों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी उससे बच निकलते थे। केवल वो जीव जो उससे तेज नहीं थे, वही उसके हाथ आते थे। गंदे पानी के तालाबों में रहने वाले चिकने मेढक, जंगल के इधर उधर पड़े ठहरे पानी में और पानी के किनारे रहने वाले कठोर खाल वाले केकड़े, और फिर इंसान। केवल मजबूरी ने, किसी और कारण ने नहीं, उसे मानव मांस के इस नए आहार की ओर धकेला। ये वो तथ्य हैं जो मैंने समय समय पर इस बाघ के बारे में इकट्ठा किए हैं। उसके घाव की असली प्रकृति मुझे बाद में तब पता चली जब कई साल बाद मैंने उसे मार गिराने के बाद उसका परीक्षण किया। इस तरह एक दिन आनंदपुरम के पास रहने वाला एक आदमी जंगल के रास्ते 3 मील दूर एक छोटे से गांव की यात्रा पर निकला। वो पिछली सुबह शिमोगा जाने के लिए घर से निकला था और अपनी पत्नी से कह गया था कि दोपहर का खाना तैयार रखना। अगले दिन वो समय पर लौट आएगा, ये सोचकर घर में उसके लिए भोजन तैयार कर लिया गया, लेकिन वो नहीं आया। इससे घर में कोई खास चिंता नहीं हुई, क्योंकि भारत में, खासकर छोटे कस्बों में, कामकाज निपटाने में अक्सर देर हो जाती है। पहले भी समय का बहुत कम या कोई बहुत ज्यादा महत्व माना नहीं जाता था। कई बार वो पहले भी लेट आया था। उस शाम भी वो नहीं लौटा, ना ही अगले पूरे दिन। तीसरे दिन उसका बड़ा बेटा, जो अब जवान हो चुका था, शिमोगा भेजा गया ताकि पता लगाया जा सके कि उसके पिता को किस बात ने रोक रखा है। वहां उसे बताया गया कि लेन देन का काम 3 दिन पहले ही पूरा हो चुका था और उसके पिता घर लौटने के लिए निकल चुके थे। फिर भी कोई गंभीर चिंता नहीं हुई, क्योंकि यह माना गया कि शायद वो आनंदपुरम से आगे सागर चला गया हो, उसी काम के सिलसिले में। इस तरह से 5 दिन बिना किसी खबर के गुजर गए। तब जाकर परिवार सचमुच घबरा गया और चिंतित हो उठा। आम राय ये बनी कि जंगल के रास्ते घर लौटते समय उसे बदमाशों या डकैतों ने घेर लिया होगा, लूट लिया होगा और शायद मार भी दिया होगा। पुलिस को सूचना दी गई और तलाश शुरू की गई। खोज के दौरान उसके गांव की पगडंडी के पास झाड़ियों में पड़ा एक चप्पल मिला, जिससे उसके घर का रास्ता जाता था। उस पुराने चप्पल को घर वालों ने लापता आदमी का ही बताया। इससे डकैती की आशंका को और ज्यादा बल मिला। आनंदपुरम में रहने वाले कई जाने माने अपराधियों, जैसे कि केडी को, थाने में बुलाकर पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी बेगुनाही बताई। इसके बाद और भी गहन और व्यापक खोज की गई। झाड़ियों के कांटों पर कपड़ों के टुकड़े और सूखे खून के धब्बे मिले और एक नाले के सूखे तल्ली में बाघ के पंजों के निशान भी मिले। इसके बाद कोई और सुराग नहीं मिला। उस इलाके में उन दिनों बाघ काफी आम थे और चूंकि पंजों के निशानों को लापता आदमी से सीधे जोड़ने का कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए केवल एक बहुत हल्की सी आशंका ही रह गई। अब वो एक धुंधली सी आशंका कि शायद किसी बाघ का उसके गायब होने से कोई संबंध रहा हो, लेकिन पंजों के निशानों की मौजूदगी केवल एक संयोग भी हो सकता था। ये रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। 15 दिन बाद एक अकेला साइकिल सवार कुमसी से चोरडी की जो 4 मील की यात्रा थी, उसे अपनी साइकिल से तय करता हुआ चला जा रहा था। चोरडी पहुंचने से आधा मील पहले सड़क पर एक पुल के जरिए नदी को पार करना होता है। सड़क के दोनों ओर चूना पत्थर की बनी हुई एक मेड़ है, जिसे वहां पर चूनम कहा जाता है। साइकिल चलाते हुए नीचे झांकते समय उस आदमी ने लगभग अपने से ठीक नीचे एक बाघ को पानी पीते देखा। वो जानवर से सुरक्षित दूरी पर था, इसलिए ब्रेक लगाकर उसने एक पैर मेड़ पर टिकाया और वहीं पर बैठकर बाघ को देखने लगा। बाघ पानी पीकर मुड़ा और किनारे पर चढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो झाड़ियों में गायब होने वाला था, तो मजाक में साइकिल सवार ने जोर से शू शू कहा। बाघ रुक गया, गर्दन मोड़कर पीछे देखा, ऊपर साइकिल सवार की ओर घूरा और जोर से दहाड़ते हुए गुर्राया। बहुत जल्दी जल्दी उस आदमी ने अपना पैर मेड़ से हटाया, पैडल पर रखा और पूरी ताकत से चोरडी की ओर साइकिल दौड़ा दी। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को बताया कि रास्ते में उसकी भेंट एक बहुत बड़े खूंखार बाघ से हुई थी, जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी और वो केवल भगवान की कृपा से बच पाया।
इसके बाद लगभग 1 महीने तक शांति रही और फिर पहली बार पक्के तौर पर किसी इंसान के मारे जाने की घटना हुई। यह घटना तुप्पुर नाम की जगह पर घटी, जो लगभग चोरडी और आनंदपुरम के बीच में स्थित है। यह सड़क के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गांव की एक औरत अपनी भैंस को सुबह नहलाने के लिए गांव के पीछे बहने वाले नाले तक ले गई थी। भैंस पानी में इस तरह से लेटी थी कि केवल उसका सिर पानी के ऊपर था, जैसा कि भैंस की आदत होती है। तभी एक बाघ ने उस औरत पर हमला कर दिया, जो किनारे बैठी अपनी भैंस को देख रही थी। उसी समय गांव की एक दूसरी औरत पानी भरकर लौटी थी और उसने उससे कुछ शब्द ही कहे थे। वो औरत अपनी भैंस के पास बैठी हुई औरत के पास से आगे बढ़ चुकी थी और मुश्किल से 100 गज ही आगे गई थी कि उसे एक तेज चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और समय रहते उसे यह दृश्य दिखाई दे गया कि एक बाघ उसकी साथी औरत को मुंह में दबाकर जंगल की ओर ले जा रहा है। बाघ और शिकार दोनों जंगल में ओझल हो गए, जबकि दूसरी औरत अपना पानी का घड़ा वहीं गिराकर झोपड़ियों की ओर भागी। इसके बाद वही हुआ जो ऐसे ज्यादातर मामलों में होता है। पर्याप्त संख्या में साहसी आदमियों को इकट्ठा करने में काफी समय लग गया, जो उस औरत को खोजने के लिए जंगल में जाने की हिम्मत कर सके। अंत में ये काम किया गया और उन्होंने उसे ढूंढ निकाला, या यूं कहे कि जो कुछ उसका बचा था वही मिला। यहीं से शुरुआत हुई और इसके बाद इंसानी शिकारों की एक पूरी लाइन लग गई। इन मौतों की घटनाएं इतनी दूर दूर तक हुई कि कुछ लोग शरावती नदी के उस पार जोग फॉल्स के पास बॉम्बे बंगले की ओर जाने वाली सड़क तक मारे गए। सरकारी कामकाज बहुत धीमे चलता है और इन इलाकों के सुरक्षित जंगलों को इस जानवरों को मारने के लिए आम लोगों के लिए खोलने में काफी समय लग गया। कई उत्साही शिकारी आ पहुंचे और उनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोग भी अच्छी खासी संख्या में थे। उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये खास बाघ मवेशियों और भैंसों को जिंदा चारे के रूप में बांधने से जरा सा भी आकर्षित नहीं होता था। इस बीच इंसानों की हत्याएं जारी रहीं। मेरा एक मित्र जैक हॉटन था, जिसे उसके लगभग 6 फुट 4 इंच लंबे और चौड़े कदकाठी के कारण लॉफ्टी कहा जाता था। उसने ठान लिया कि वो इस टाइगर पर गोली चलाएगा और उसे मार देगा। लॉफ्टी ने मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो। जहां तक मुझे याद है, ये यात्रा उस समय की गई थी जब ये टाइगर मैन ईटर बन चुका था और बने हुए 1 साल हो चुका था। फिर ऐसा हुआ कि किसी न किसी कारण से, शायद इसलिए कि मैंने पहले ही अपनी छुट्टियां कहीं और स्पेंड कर दी थी, मेरे पास और छुट्टियां थी नहीं। मैं उसके साथ केवल 1 हफ्ते के लिए गया, ये कहकर कि उसके बाद मुझे लौटना पड़ेगा। हम उसकी 1931 मॉडल की ए फोर्ड कार से यात्रा कर रहे थे और तय ये हुआ था कि हफ्ता पूरा होने पर मैं ट्रेन से बैंगलोर लौट जाऊंगा, जबकि वहां पर पूरे 1 महीने या इससे भी ज्यादा समय तक लॉफ्टी रुका रहेगा। हम बैंगलोर से शिमोगा मोटर से पहुंचे और वहां आधा दिन ठहरे ताकि डीएफओ से मिल सके, ताकि जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर से मिल सकें, जो सागर फॉरेस्ट रेंज के इंचार्ज भी थे जहां ये हत्याएं हो रही थी। हमारा उद्देश्य ये पता करना था कि किन किन जगहों पर लोगों पर हमले हुए थे, उन जगहों के नाम क्या थे और हमले की सही तारीखें क्या थी, ताकि हम इन घटनाओं के क्रम का अध्ययन करके यदि संभव हो तो ये समझ सके कि ये टाइगर किस निश्चित मार्ग या इलाके में घूमता रहता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आदमखोर बनने के बाद बाघ आमतौर पर एक निश्चित रास्ता या इलाका पकड़ लेता है। नक्शे पर उन गांवों या जगहों के नाम दर्ज करके जहां उन्होंने हत्या की है और हर घटना की तारीख लिखकर अक्सर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाघ का नियमित रूट क्या है और वो किस दिशा या क्षेत्र में उस समय मौजूद हो सकता है। जब कोई उसे मारने की कोशिश करता है तो नक्शे पर घटनाओं के अध्ययन से ये बहुत साफ हो जाता है। इस बार भी ये साफ हो गया कि बाघ सड़क से कुछ मील के दायरे में घूमता रहता था और कुमसी से लेकर शरावती नदी के उस पार बॉम्बे बंगले तक ऊपर नीचे आता जाता रहता था। ये इलाका बहुत घने जंगलों वाला है, जहां जगह जगह छोटे छोटे गांव बसे हैं और उनके रहने वाले लगभग पूरी तरह बड़े झुंडों में मवेशी चराने पर निर्भर हैं। इन इलाकों में हर महीने बड़ी संख्या में मवेशी बाघों और तेंदुओं द्वारा मारे जाते हैं। इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि ये मैन ईटर टाइगर भी
मवेशियों को मारता था या नहीं। हमें लगभग पूरा विश्वास था कि वो मवेशियों को मारता था, क्योंकि इंसानी हत्याएं उसके लिए बहुत कम और बहुत दूर दूर होती थी। केवल इंसानी मांस पर ही उसका गुजारा होना संभव नहीं था। हमारी राय स्थानीय लोगों की धारणा के बिल्कुल उलट थी, क्योंकि वो मानते थे कि वो किसी भी घरेलू जानवर को हाथ भी नहीं लगाता था। लॉफ्टी ने तुप्पुर गांव से लगभग आधा मील दूर जो एक छोटा सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था, वहां पे अपना डेरा डालने का फैसला किया। एक सुंदर सा छोटा रेस्ट हाउस था जो सड़क से लगभग 200 गज भीतर जंगल के अंदर था, और उसके आसपास का जंगल शिकार से भरा हुआ था, खासकर स्पॉटेड डियर से। उस साल कुछ मेल डियर्स के सींग बहुत शानदार थे और हमें कई बेहतरीन नमूने देखने को मिले। लॉफ्टी ने सामान्य तरीके से काम शुरू किया। लाइव बेट के लिए 3 जानवर खरीदे। उनमें से 2 जवान भैंसें थीं, तीसरा एक बहुत बूढ़ा और कमजोर बैल। एक भैंस को उसी नाले के पास में बांधा गया जहां साइकिल सवार ने टाइगर को देखा था। बूढ़े बैल को उस जगह के आसपास बांधा गया जहां तुप्पर की औरत को उठाकर ले जाया गया था। तीसरी भैंस को हम आनंदपुरम के पास उसी रास्ते पर ले गए और बांधा जिस रास्ते से वो आदमी घर लौटते समय गायब हुआ था। इन इंतजामों के बाद हम जोग फॉल्स की ओर गए और वहां पर भी 2 लाइव बेट लगाए। दोनों भैंसें ही थीं। एक को बॉम्बे बंगले से लगभग आधा मील की दूरी पर बांधा गया और दूसरी को शरावती नदी के दक्षिणी किनारे पर, उस जगह के पास जहां नदी पर नाव चलती है और जो मैसूर किनारे के बंगले और बॉम्बे बंगले के बीच में लोग आना जाना करते हैं, उसी नाव से करते हैं। ये नाव झरनों से लगभग 1 मील ऊपर नदी पार कराती है। इस तरह लॉफ्टी ने कुल मिलाकर 5 लाइव बेट्स लगाए थे। मुझे याद है इस काम में उसका अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया था। योजना ये थी कि हम बारी बारी से रातें गुजारेंगे तुप्पुर के फॉरेस्ट बंगले में और बॉम्बे बंगले में, और जिस जगह पिछली रात ठहरे हों उसके सबसे नजदीकी लाइव बेट की जांच करते हुए अगली रात के लिए कार से दूसरे बंगले की ओर निकल जाए। इंसानी हत्याओं की तारीखों के आधार पर किए गए मेरे हिसाब किताब, जो कि अब कुल मिलाकर 9 हो चुकी थी, ये संकेत मिलता था कि ये टाइगर शायद सागर और आनंदपुरम के बीच के इलाके में करीब करीब बीचों बीच में ही होगा। इसके लिए तीसरे दिन मैंने खुद एक भैंस खरीदी और उसे इन दोनों जगहों के बीच में मुख्य सड़क से लगभग 1 फरलांग भीतर बांध दिया। ये काम हमने दोपहर करीब 2 बजे तुप्पुर बंगले से जोग की ओर जाते टाइम किया। अगली सुबह बहुत तड़के हम झरनों के पास बांधे गए दोनों चारे देखने के लिए गए। दोनों जिंदा थे। फिर हम तुप्पुर की ओर चले और रास्ते में उस भैंस को देखने के लिए रुके जिसे मैंने पिछली दोपहर बांधा था। टाइगर उसे मार चुका था। लॉफ्टी, जो एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन था और ये सोचकर क्योंकि वो भैंस मैंने खरीदी थी, इस बात पर अड़ गया कि गोली मुझे ही चलानी चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि वो कितना ज्यादा डेस्परेट है टाइगर को मारने के लिए, इसलिए इस बात पर हमारी अच्छी खासी बहस हो गई और लास्ट में हमने लॉटरी निकाली और जीत लॉफ्टी की हुई। उसे पेड़ पर ही छोड़कर जहां वो एक डाल के बीच में असहज तरीके से बैठा था, यानी कि कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुप्पुर के फॉरेस्ट बंगले गया ताकि उसका मचान लेकर आ सकूं, जिसे हम दोनों उस जरूरी दिन बेहद लापरवाही के साथ लाना भूल गए थे। लॉफ्टी का बनाया हुआ मचान बस एक चौकोर बांस का ढांचा था, लगभग 4 फुट हर तरफ से, जिस पर मोटी निवार की पट्टियां बुनी हुई थी। चारों कोनों पर मजबूत रस्सियों के फंदे थे जिनसे उसे पेड़ पर बांधना आसान हो जाता। मैं तुप्पुर गांव से 3 आदमियों को भी साथ लेकर आया ताकि मचान लगाने में मदद मिल सके। हमने सड़क किनारे ठंडा खाना खाया जबकि आदमी मचान को ठीक से बांधने और डालियों से उसे छिपाने में जुटे रहे। इसके बाद लॉफ्टी ने कार की पिछली सीट पर 4 बजे तक झपकी ली जबकि मैं उन 3 आदमियों से बातें करता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सड़क के पास होने के कारण हमें पता था कि टाइगर अंधेरा होने के पहले दिखाई नहीं देगा। 4 बजे मैंने लॉफ्टी को जगा दिया और वो सारा सामान लेकर मचान पर चढ़ गया। उसका हथियार 8 mm माउजर राइफल था, बहुत ही सुंदर और संतुलित हथियार
जिसे प्यार से लॉफ्टी बोलता था, शॉर्टी बिल। मैंने उसे ऑल द बेस्ट बोला और ये कहकर कि मैं सुबह लौट आऊंगा, मैं तुप्पुर की ओर गाड़ी लेकर चला गया। मैंने 3 आदमियों को तुप्पुर में छोड़ दिया। उसके बाद मैं आनंदपुरम के छोटे से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचा, जो उस जगह के बहुत पास था जहां मैंने लॉफ्टी को छोड़ा था, मरी हुई भैंस के पास। रात गुजारने के बाद अगली सुबह मैं उस जगह पर पहुंचा, सड़क के उस पार जहां पर वो बैठा था। कार का हॉर्न बजाया, उसने जवाब में कुई की आवाज लगाई। यही वो तय किया हुआ संकेत था, जिसका मतलब था सब कुछ ठीक ठाक है। मैं उसके पेड़ की ओर चल पड़ा और रास्ते में ही उससे मिल गया। जब वो कार की तरफ आ रहा था, उसने मुझे खुशी की खबर दी कि उसने बाघ को मार गिराया है, जो हमारी उम्मीद से कहीं पहले पिछली शाम अंधेरा होते ही आ गया था। मैं उसकी सफलता से बहुत खुश था, जबकि लॉफ्टी खुद आनंद और उत्साह से भरा हुआ था, जैसे खुशी उबल उबल कर बाहर आ रही हो। मैं उसके साथ टाइगर को देखने गया। वो बहुत सुंदर एक बड़ा मेल टाइगर था, जवानी के पूरे जोश में, और उसके शरीर पर गहरी काली धारियां बहुत शानदार लग रही थी। लेकिन मैंने देखा कि वो हर तरह से एक बिल्कुल साधारण बाघ था। उसमें वो खास मेन यानी कि अयाल बिल्कुल नहीं था, जिसे सरकारी सूचना में आदमखोर की सबसे बड़ी पहचान बताया गया था। मुझे हैरानी हुई कि अपनी सफलता के जोश में लॉफ्टी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और मुझ में इतना साहस था नहीं कि ये बात मैं उससे कह सकूं। मैंने पूरे दिल से उसे बधाई दी और पूरी कोशिश की कि मैं सचमुच खुश दिखाई दूं। फिर उसे उसकी कीमती शिकार की रखवाली के लिए छोड़कर मैं तुप्पुर चला गया, 4 आदमी और एक बांस का खंभा लाने के लिए, ताकि टाइगर का शव उठाया जा सके। आदमी लेकर लौटने पर हमने टाइगर के पैरों को खंभे से बांधा और उसे उल्टा करके कार तक लाए। चूंकि लॉफ्टी की गाड़ी के पीछे इतना मजबूत कैरियर नहीं था जो उसका भार संभाल सके, इसलिए हमने टाइगर के शव को फैलाकर कार की छत पर ही बांध दिया। इससे ना सिर्फ कार की मेटल मुड़ गई, बल्कि गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि लॉफ्टी की कद काठी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद टाइगर का शरीर बोनट पर फैला होने के कारण लॉफ्टी आगे की सड़क कुछ गज तक देख नहीं पा रहा था। आनंदपुरम से गुजरते समय लॉफ्टी ने अपनी ट्रॉफी यानी कि वो टाइगर टाउन के लोगों को दिखाने के लिए टाउन के पास में अपनी गाड़ी रोक दी। चारों तरफ लोग जमा हो गए और तभी उसके लिए बहुत ही कठोर निराशा का क्षण आ गया। जैसे ही लोगों की निगाह उस टाइगर पर पड़ी, वो बोल उठे, लेकिन साहब, ये तो वो आदमखोर है ही नहीं। लॉफ्टी ने गुस्से से बोला, बिल्कुल यही है, और भला दूसरा कौन सा हो सकता है? और तुम्हें कैसे इतना यकीन है कि ये वो आदमखोर नहीं है? तो फिर उसका अयाल कहाँ है साहब? उन्होंने तर्क के रूप में पूछा। अयाल यानी कि मेन। पहले तो लॉफ्टी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे ये बात उसकी आंखों में उतरने लगी। आखिरकार शिकायत भरी नजरों से उसने मेरी तरफ भी देखा। मेन की बात तो मैं पूरी तरह से भूल ही गया था। उसने माना मैंने गलत टाइगर मार दिया, लेकिन तुम्हें तो ये पहले से मालूम था। हाँ लॉफ्टी, ये बात मुझे पता थी, मैंने स्वीकार किया। लेकिन आज सुबह जब तुम मुझसे मिले और खुशी खुशी तुमने बताया कि तुमने आदमखोर को मार गिराया है, तो मेरे अंदर तुम्हारा दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले मैंने भी उस अयाल को ही देखा था। बेशक तुम्हारे पास गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, और फिर बात को कुछ हल्का बनाने के लिए मैंने जल्दी से जोड़ दिया, वैसे भी टाइगर अंधेरे में आया था और टॉर्च की रोशनी में अयाल ढूंढ पाना यानी कि मेन को ढूंढ पाना आसान नहीं होता। और दूसरी बात, एक शानदार ट्रॉफी है, गर्व करने लायक शिकार है, तो हिम्मत रखो मेरे दोस्त। लेकिन लॉफ्टी को इतनी आसानी से ढांढस नहीं बंधाया जा सकता था। हम तुप्पुर पहुंचे, जहां मैंने उसे इतना मायूस पाया कि उसे बाघ की खाल उतारने के काम की निगरानी में भी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। ये काम उसने पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दिया। मैं आदमियों को काम करते देखता रहा, जबकि लॉफ्टी कुर्सी पर उदास बैठा रहा। कई बार मैंने उसका ध्यान टाइगर के बड़े दांतों, पंजों, गहरी धारियों और दूसरी खूबियों की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बस यही कहता रहा कि अगर मुझे पता होता कि ये आदमखोर नहीं है, तो मैं इस बेचारे जानवर को कभी नहीं मारता। उदासी दूर करने के बजाय जैसे जैसे दिन बीतता गया, लॉफ्टी और ज्यादा उदास होता गया। फिर उसने घोषणा कर दी कि अगर अगली सुबह तक कोई नई मानव हत्या नहीं होती, तो वो बैंगलोर लौट जाना चाहेगा। अगली सुबह हम जल्दी उठे, लेकिन हमारी ओर के तीनों लाइफ बेड्स सुरक्षित थे। तय योजना के अनुसार हमने उन्हें उनके पुराने मालिकों को वापस भेज दिया, लगभग उस कीमत के चौथाई हिस्से में जो लॉफ्टी ने उनके लिए चुकाई थी। फिर हम अपने
मार्ग के जोग वाले छोर की ओर गए। वहां बांधी गई दोनों भैंसें अभी भी जिंदा थी। तुप्पुर में जैसा किया था वैसा ही समझौता उनके मालिकों से भी किया और देर दोपहर तक हम मॉडल ए कार में बैंगलोर की ओर लौट रहे थे। इसके बाद काफी समय तक मुझे टाइगर की कोई खबर नहीं मिली। लगभग 1 साल बाद मुझे याद है अखबार में मैंने पढ़ा कि कुमसी कस्बे के पास लगभग सड़क के किनारे ही एक कोयला बनाने वाला आदमी टाइगर के द्वारा मार डाला गया और उसे पूरी तरह से खा लिया गया। तब मैंने शिमोगा के डीएफओ को पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो भविष्य में होने वाली हत्याओं की सूचना मुझे टेलीग्राम के द्वारा देते रहें। शिमोगा जिले के जंगल मैसूर राज्य के दक्षिण पश्चिमी इलाकों, मद्रास और चित्तूर जिलों के जंगलों से अलग होते हैं। यहाँ जंगलों के बीच में गांव और छोटी बस्तियां बहुत ज्यादा बसी हुई हैं और जगह जगह खेती फैली हुई है, खासकर धान के बड़े बड़े खेत। यहाँ सड़कें भी कहीं ज्यादा ही इस्तेमाल होती हैं, गाड़ियों से भी और पैदल लोगों से भी। इन सब कारणों से न केवल टाइगर कहीं भी हो सकता है और उसे ढूंढ निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। टाइगर की खोज भी पूरी तरह से शिकारी की अपनी सूझबूझ और कौशल पर निर्भर करती है। एक अजीब बात यह है कि भारत के दूसरे जंगलों के विपरीत इस इलाके में कोई आदिवासी वन जनजाति नहीं रहती। जंगलों में जाने वाले लोग केवल मलयाली मूल के मजदूर होते हैं, जिन्हें भारत के पश्चिमी तट से बड़ी संख्या में काम पर रखा जाता है। इसके बाद संख्या में लंबानी आते हैं और ये आखिरी लोग भारत की घुमंतू जाति माने जाते हैं। इन लोगों का रूप रंग अजीब तरह से पश्चिमी दुनिया के रोमानियों जैसा लगता है, लेकिन इनमें खास पहचान केवल औरतों की होती है। उनका रंग आसपास के लोगों से हल्का होता है और उनका पहनावा बहुत रंग बिरंगा और सजावटी होता है। वो बहुत सारे गहने पहनती हैं, बड़े सफेद हड्डी के कंगन, रंग बिरंगे मोतियों की मालाएं, नाक की बालियां, कानों के झुमके, उंगलियों में अंगूठियां और पैरों की उंगलियों में भी छल्ले। ये भारत की बाकी औरतों की तरह साड़ी नहीं पहनती, बल्कि एक अलग तरह की पोशाक पहनती हैं। बहुत चौड़ा घेर वाला पेटीकोट और ऊपर से एक बहुत टाइट फिट होने वाला पीठ से खुला हुआ जैकेट। अक्सर ये जैकेट शरीर को ढकने की बजाय और भी ज्यादा उभार दिखा देता है। इसके ऊपर वे एक बड़ा शॉल जैसा कपड़ा ओढ़ती हैं जो सिर और कंधों को ढक लेता है। उनके जैकेट के दोनों हिस्से पीछे की तरफ डोरियों से बांध दिए जाते हैं। लंबानी पुरुष इसके उलट औरतों से कहीं ज्यादा गहरे रंग के होते हैं और उनका पहनावा बहुत साधारण होता है। असल में वो लगभग वैसे ही दिखते हैं जैसे आसपास के कन्नड़ गांवों के लोग। वो ढीली ढाली पगड़ियां पहनते हैं और बहुत साधारण सफेद या यूं कहें गंदे सफेद सूती कुर्ते या कमीज जो छोटी पैंट या कमर में बंधे लंगोट के ऊपर होते हैं। उनके घुटने और पिंडलियां आमतौर पर खुली रहती हैं, लेकिन उनके पैरों में मोटे चमड़े की चप्पल होती है जो उन्हें कांटों से बचाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारत के इन घुमंतू लोगों में पुरुष और स्त्रियां आपस में चेहरा या शरीर से बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते। ज्यादातर औरतें बहुत सुंदर, सुघड़ और आकर्षक होती हैं, जबकि पुरुष अक्सर साधारण और कम आकर्षक दिखाई देते हैं। ये लोग बहुत ही अनोखी जाति के हैं और उन्होंने सदियों तक अपनी अलग पहचान को बहुत मजबूती से बचा कर रखा है। मुझे खुद हैरानी होती है क्योंकि पुरुषों की आलसी प्रवृत्ति देखकर ऐसा लगता था कि इनकी पहचान बहुत पहले ही खत्म हो गई होगी। असल में इसका पूरा श्रेय औरतों को जाता है, जिन्होंने अपनी परंपराओं और अपने पहनावे और अपनी सुंदर पहचान को आज तक जिंदा रखा है। इन लोगों की जाति और उनके रीति रिवाज इतने सालों से बहुत साफ और मजबूत बने हुए हैं। ये लंबानी लोग मूल रूप से घुमंतू होते हैं और एक जगह ज्यादा समय तक टिकते नहीं। ये आम गांवों में रहने के बजाय खुले मैदानों में छोटी छोटी घास की झोपड़ियां बनाकर अपने अलग अलग डेरे लगाना पसंद करते हैं। आम तौर पर इन्हें बहुत कुशल या उपयोगी नहीं माना जाता और ये अच्छे शिकारी या ट्रैकर भी नहीं होते, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये स्थानीय कन्नड़ लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सहयोगी और मददगार होते हैं। लंबानी समाज में औरत और मर्द दोनों ही शराब पीने के बहुत शौकीन होते हैं। ये खुद ही बहुत तेज शराब तैयार करते हैं, कभी बबूल के पेड़ की छाल से, कभी चावल, केला और गुड़ मिलाकर, कभी जामुन के फल को चीनी में भिगोकर, या फिर जो भी चीज उन्हें मिल जाए। असल में वो शराब बनाने के लिए नए नए तरीके खोजने में बहुत होशियार होते हैं। ये लोग पैसों से ज्यादा खाने पीने के बदले काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो पैसा मिलता है अक्सर वही
शराब में खर्च हो जाता है। अगर वो खुद के लिए बना ना सके तो खरीद लेते हैं। इसके बावजूद ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और भारत की सबसे रोचक और अनोखी जातियों में गिने जाते हैं। इनका रूप, रंग और रहन सहन बहुत अलग और खास होता है। पश्चिमी मैसूर के कॉफी बागान और संतरे के खेत लंबानी लोगों के बहुत ऋणी हैं, खास तौर पर लंबानी महिलाओं के, क्योंकि मजदूरों का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। बाकी मजदूर पश्चिमी तट से आते हैं, जो कि होते हैं मलयालम और मोपला जाति के लोग। इन पश्चिमी तट के मजदूरों में एक बात समान होती है, अपने घर से उनका रिश्ता बहुत गहरा होता है। नारियल के पेड़, बरसाती हवाएं, नदियां और समुद्र की लहरें, इन सब से उनका गहरा लगाव होता है। वो इलाका सच में बहुत सुंदर है और मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वो लोग अपने देश से इतना प्यार क्यों करते हैं। लेकिन काम की कमी और स्थायी रोजगार न मिलने के कारण इन्हें मजबूरी में अंदरूनी इलाकों की तरफ काम की तलाश में जाना पड़ता है। ये लोग इस तरीके से ही कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ बचा भी लेते हैं, क्योंकि ये लोग लंबानी लोगों की तरह फिजूल खर्च नहीं होते। और जैसे ही ये लोग पैसा कमाते हैं, अपने घर वापस लौट आते हैं और कई महीनों तक आराम और सुस्ती भरी जिंदगी जीते हैं। यही आदत इन्हें बागानों में मजदूरी के लिए कुछ हद तक अविश्वसनीय बना देती है, क्योंकि मालिकों को यह भरोसा नहीं रहता कि ये लोग नियमित रूप से काम पर आते रहेंगे। इसी वजह से पहले मजदूरी का एक हिस्सा रोककर इनको काम पर रखने की प्रथा थी, ताकि वो बंधे रहें और भाग न जाए। लेकिन कानून ने इस तरीके को जमींदारों के लिए मना कर दिया। अब आम चलन ये है कि मजदूरों को पहले ही कुछ पैसा उधार दे दिया जाता है, ताकि वो चना, अनाज, कंबल और जरूरी सामान खरीद सकें। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यह तरीका मलयाली मजदूरों को बहुत पसंद आता है। वो अपनी पूरी मजदूरी और जितनी भी उधारी मिल सकती है सब ले लेते हैं और फिर अचानक छुट्टी लेकर अपने तटीय इलाकों के घरों की ओर गायब हो जाते हैं। इसलिए अब बागान मालिक सीधे साधे और रंग बिरंगे पहनावे वाले लंबानी घुमंतू लोगों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं और उन्हें अपनी खेती और बागानों का मुख्य सहारा मानने लगे हैं। उनके लिए लंबानी मजदूर अब लगभग जरूरी बन चुके हैं। इस पूरी स्थिति में मेरी निजी चिंता बस इतनी थी कि जब भी मैं इस टाइगर के पीछे जाऊंगा तो मुझे लगभग पूरी तरह अपने ही दम पर काम करना पड़ेगा। हालांकि बागानों में काम करने के मामले में लंबानी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जंगल के असली आदिवासी कबीलों जैसे पुजारियां, शोलगा, करुम्बा, चेंचू, इन जनजातियों के मुकाबले ना तो ये अच्छे ट्रैकर होते हैं, ना ही जंगल की बारीकी समझते हैं। और मैं मन ही मन ये चाहता था कि काश ये टाइगर ऐसे जंगल के इलाके में होता जहां मुझे अनुभवी और भरोसेमंद साथी मिल जाते। करीब 1 महीने के बाद जब मैंने शिमोगा के डीएफओ को पत्र लिखा था, तो वहां से मुझे धन्यवाद का जवाब मिला और साथ ही एक खबर भी कि उस टाइगर ने एक और औरत पर हमला करके उसे मार डाला। वो औरत सड़क के किनारे लगे सागौन के पेड़ों से पत्ते इकट्ठा कर रही थी। यह जगह कुमसी और चोरडी के बीच, लगभग बीचों बीच रास्ते में थी। उन लोगों के लिए जिन्होंने सागौन का पेड़ या उसके पत्ते नहीं देखे हैं, मैं एक बात बता दूं कि इसके पत्ते बहुत बड़े और रेशेदार होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। वो आसानी से फटते नहीं हैं। सागौन के पत्ते खास तौर पर पत्तल बनाने के काम में बहुत पसंद किए जाते हैं, जिन पर भारतीय होटलों में खाना परोसा जाता है, खास तौर पर चावल। एक पत्तल बनाने में 4 या 5 बड़े सागौन के पत्ते लगते हैं और ये पत्तल आकार में इतनी बड़ी होती है तो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से ये पत्तल या थाली बहुत बड़ी थाली मानी जाएगी। इन पत्तों को किनारों पर आपस में जोड़ा जाता है, कभी सुई और धागे से सिलकर और ज्यादातर झाड़ू घास के 2 इंच लंबे टुकड़ों से पिन की तरह से जोड़कर। ऐसे पत्तलों की जरूरत मैसूर राज्य के सैकड़ों ढाबों और होटलों में लाखों की संख्या में पड़ती है। इसी वजह से जिन इलाकों में सागौन के जंगल बहुत ज्यादा है, वहां पत्तल बनाना एक पूरी तरह से इंडस्ट्री बन चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पत्तों को तोड़ने का अधिकार नीलामी के जरिए ठेकेदारों को बेचता है। फिर ये ठेकेदार औरतों को मजदूरी पर लगाते हैं और अच्छे पत्ते तोड़ने के बदले 1000 पत्तों पर उन्हें एक तय रकम देते हैं। इस काम में औरतों को मर्दों से ज्यादा लगाया जाता है, क्योंकि वो आधी मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाती हैं। डीएफओ ने अपने लंबे पत्र के अंत में एक इच्छा जताई कि मैं कुमसी आकर इस आदमखोर बाघ को मारने की कोशिश करूं। लेकिन जिस बड़े इलाके में टाइगर घूम रहा था और जिन हालातों का मैंने जिक्र किया है, उन्हें देखकर मुझे लगा कि ये कोशिश इस समय तो बेकार ही होगी। इसके अलावा छुट्टी का सवाल भी बहुत बड़ी समस्या था। ऐसे हालात में किसी टाइगर को ढूंढने में कई हफ्ते या शायद कई महीने भी लग सकते थे। इसलिए मैंने बहुत ही सावधानी और कूटनीति से भरा जवाब लिखा। फॉरेस्ट अधिकारी को उसके पत्र के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि किसी एक जगह पर आदमखोर को पकड़ने में कितना ज्यादा समय लग सकता है,
मैंने साफ कहा कि मेरे पास इतना ज़्यादा समय है नहीं कि मैं लंबी यात्रा करके कई दिनों तक वहीं रुका रहूं। साथ ही मैंने ये सुझाव भी दिया कि वो इलाके के सभी फॉरेस्ट चौकियों और पुलिस थानों को सूचना दे दें, ताकि लोगों को इस आदमखोर टाइगर से सावधान किया जा सके और उन्हें आगाह किया जा सके कि वो इस इलाके में बहुत ही सतर्क होकर आवाजाही करें। मैंने सलाह दी कि लोग सिर्फ दिन में और झुंड बनाकर ही चले, मुख्य सड़कों से हटकर ना जाएं और चरवाहों और ठेकेदारों के मजदूरों का काम कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। मैंने ये भी कहा, फिर अगर कोई इंसान मारा जाए तो मरे हुए व्यक्तियों के परिजनों से यह आग्रह करें कि वो शव को वहीं जंगल में वैसा ही पड़ा रहने दें और मुझे तुरंत तार भेजें। साथ ही मैंने ये सुझाव भी दिया कि वन विभाग आधा दर्जन भैंसें खरीदने की मंजूरी दे दे और उन्हें अलग अलग जगह पर बांध कर छोड़ दिया जाए। उन इलाकों में जहां ये बाघ घूमता था, वहीं पर बांधी जाने वाली थी ये भैंसें। और मैंने वादा किया कि जैसे ही किसी नए शिकार की सूचना मिले, चाहे वो जानवर हो या इंसान, और अगर शव को वहीं पड़ा रहने दिया गया हो जहां बाघ ने उसे छोड़ा था, तो मुझे खबर दी जाए और मैं तुरंत वहां पर आ जाऊंगा। तीसरे दिन इस पत्र का जवाब आया। उन्होंने इस बात का बहुत अफसोस जताया कि मैं वहां पर आ नहीं पाया, और उन्होंने लिखा कि इतने बड़े इलाके में रहने वाले सभी गांव वालों को मेरी बताई गई सावधानियां मानने के लिए कहना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा मरे हुए व्यक्ति के रिश्तेदार कभी भी ये मंजूरी नहीं देंगे कि अपने प्रियजन का शव जंगल में चारे की तरह पड़ा रहने दिया जाए। वे जरूर जिद करेंगे कि शव को तुरंत हटाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि नियमों के तहत वन विभाग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो 6 जिंदा भैंसें खरीदकर टाइगर को फंसाने के लिए खर्च कर सके। बेशक मुझे इन दोनों सुझावों के जवाब पहले से ही मालूम थे। असल में मैंने ये सुझाव सिर्फ इसलिए दिए थे ताकि वो समझ सके कि मैं किस तरह की मुश्किल में फंसा हुआ हूं। इस बाघ को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। पहला पत्र, जिसमें मुझे तुरंत कुमसी आने के लिए कहा गया था, पढ़कर मुझे लगा कि पत्र लिखने वाले ने इन सारी कठिनाइयों पर शायद ध्यान ही नहीं दिया था। मैं चाहता था कि वो मेरी हालत को भी थोड़ा समझें। अगले कुछ हफ्तों तक कुछ भी नहीं हुआ और फिर अचानक आदमखोर ने दोबारा हमला किया, इस बार एक साथ 2 लोगों को मारकर। चोरडी और तुप्पुर के बीच हुई इस नई त्रासदी की खबर मुझे डीएफओ ने भेजी एक तार के जरिए। काफी लंबा संदेश था और उसमें लिखा था, करादी बेटा टाइगर प्रिजर्व के सामने ऊंची सड़क पर एक लकड़हारे और उसके बेटे पर बाघ ने हमला कर दिया है। लकड़हारे को उसने वहीं मार डाला और बेटे को अपने साथ उठाकर ले गया। तार के अंत में लिखा था, कृपया आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। करादी बेटा टाइगर प्रिजर्व इसी सड़क के उत्तर की ओर फैला हुआ है। ये सागौन और मिले जुले जंगलों का एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसे मैसूर के महाराजा के आदेश से राज्य के वन विभाग ने मिलकर एक अभयारण्य घोषित किया था, जहां किसी भी तरह के शिकार पर पूरी तरह से मनाही थी। इस राज्य के दूरदर्शी शासक ने अपने बुद्धिमान मुख्य वन संरक्षक की सलाह से राज्य के अलग अलग इलाकों में ऐसे जंगलों को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया था ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। इन जगहों पर गोली चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। मैसूर राज्य की यह नीति पूरे भारत के लिए एक मिसाल थी कि कैसे एक दूरदर्शी राजा और उसके योग्य अधिकारी वाइल्ड लाइफ के संरक्षण की नींव रख सकते हैं। काश ऐसी सोच पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनाई जाती, जहां उस समय हर तरह की वाइल्ड लाइफ तेजी से खत्म की जा रही थी। लेकिन इस खास मामले में लगता था कि ये आदमखोर खुद ही जंगल के नियम तोड़ चुका था। उसने उसी अभयारण्य में शरण ले ली थी जो असल में साधारण शांत स्वभाव वाले बाघों का घर माना जाता था। मैंने तय किया कि मुझे खुद जाकर इस इलाके को देखना चाहिए, क्योंकि यह बात भी अहम थी कि ज्यादातर हत्याएं कुमसी और आनंदपुरम के बीच ही हुई थी और करादी बेट्टा अभयारण्य लगभग इसी पूरे इलाके के बीचों बीच था। अगली ही सुबह मैं बहुत तड़के बैंगलोर से रवाना हो गया। जंगल में 10 दिन रहने के लिए जो भी जरूरी सामान था सब साथ में बांध लिया, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी मैं मुश्किल से ही ले सकता था। रास्ते में कई जगह सड़क की मरम्मत और कंक्रीट डालने का काम चल रहा था। इसी वजह से दोपहर के करीब 2 बजे मैं वहां पहुंच पाया। शिमोगा में डीएफओ के दफ्तर पहुंचने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए रुका ताकि उनके संदेशों के लिए उन्हें धन्यवाद कह सकूं। उन्होंने मेरी मदद के लिए और भी आगे बढ़कर सहयोग किया। उन्होंने मुझे 2 पत्र दिए
जो उनके अधीनस्थ अधिकारियों के नाम थे, एक कुमसी के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए और दूसरा चोरडी के रेंजर के लिए था। एक पत्र में उन्होंने आदेश दिया था कि वो मेरी हर तरीके से मदद करें, खास तौर पर लाइव वेट खरीदने में, जो मैसूर राज्य में कभी कभी बहुत मुश्किल से हो पाती थी। और दूसरे पत्र में उन्होंने मुझे यह अनुमति दी थी कि मैं करादी बेट्टा अभयारण्य में हथियार लेकर इस आदमखोर का पीछा कर सकता हूँ। एक बार फिर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और मैं तुरंत कुमसी की तरफ रवाना हो गया। शिमोगा से कुमसी की दूरी लगभग 16 मील की थी। कुमसी पहुंचकर वहां के रेंज ऑफिसर ने अपने वरिष्ठ अधिकारी का पत्र पढ़ा और मुझे पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो खुद मेरे साथ गाड़ी में चलेंगे और चोरडी जाकर वहां तैनात अपने साथ वाले दूसरे रेंजर से मुलाकात करवाएंगे। हमने कुछ ही समय में अगले कई मील की दूरी तय कर ली। चोरडी का रेंज ऑफिसर मैंगलोर का रहने वाला एक ईसाई था, यानी पश्चिमी तट के उस शहर से जो भारत में ईसाई धर्म के सबसे पुराने केंद्रों में से एक माना जाता था। वो मेरी मदद को लेकर बेहद उत्साहित था। उसने तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वो उन दूसरे लकड़हारों को भी बुलाएं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, ताकि मैं उनसे खुद बात कर सकूं। कुछ ही मिनटों में वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे पूरी घटना की कहानी सुनाई। शिमोगा का एक ठेकेदार हाल ही में जंगल के एक हिस्से में कोयला बनाने के लिए पेड़ काटने का ठेका ले चुका था। ये इलाका तुप्पुर से करीब 1 मील की दूरी पर था। उसने इन दोनों मजदूरों को भी काम पे लगाया था और उसी लकड़हारे को भी जो मारा गया था, और उसके 17 साल के बेटे को। ये सभी लोग शिमोगा के रहने वाले थे, लेकिन काम चलने तक चोरडी गांव में ही अस्थायी तौर पर रहने लगे थे। जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन ये लोग सुबह बहुत तड़के उठे थे। अब उस घटना को 2 दिन हो चुके थे और करीब 3 मील दूर उस जगह की ओर पैदल चल पड़े थे जहां पेड़ काटने का काम चल रहा था। वो करादी बेट्टा के जंगल वाले हिस्से से होकर जा रहे थे जो उनके दाहिने हाथ की तरफ पड़ता था। तभी बेटे ने अपने पिता से पान का पत्ता मांगा। यहाँ मैं कहानी को एक पल के लिए रोकना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि जो नहीं जानते कि पान का पत्ता क्या होता है। ये पत्ता एक बेल का होता है, दिल के आकार जैसा लंबा पत्ता, जो दक्षिण भारत में हर वर्ग में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, खास तौर पर मजदूरों में। इससे जो पान बनता है उसे बीड़ा कहा जाता है। इस पत्ते पर पहले थोड़ा सा चूना लगाया जाता है, फिर 3-4 छोटे टुकड़े सुपारी के रखे जाते हैं, थोड़ा सा कसा हुआ नारियल और कभी कभी थोड़ी सी चीनी भी। फिर इस पत्ते को मोड़कर मुंह में रख लिया जाता है और अच्छी तरह से चबाया जाता है। चूना और सुपारी मुंह में बहुत लार पैदा करते हैं और उसका रंग गहरा लाल हो जाता है, खून जैसा। चलते चलते लोग इस लाल थूक को इधर उधर थूकते रहते हैं, दीवारों पर, रास्तों पर और हर जगह। जो यूरोपियन भारत में नए आते हैं वो लाल निशान देखकर अक्सर घबरा जाते हैं और समझ बैठते हैं कि देश में टीबी के बहुत ज्यादा मरीज हैं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं पान। अब फिर लौटते हैं अपनी कहानी पर। पिता बेटे को पान का पत्ता देने के लिए रुका। इसके लिए उसे पहले अपने लंगोट के कोने में बंधे हुए पान को खोलना पड़ा। इसी बीच बाकी दोनों आदमी आगे निकल गए थे। अचानक उन्होंने एक जोरदार दहाड़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा। बेटा सड़क पर पड़ा था और उसके ऊपर सवार था एक बाघ। पिता अवाक खड़ा रह गया। उसका हाथ अब भी पान का पत्ता बढ़ाए हुए हवा में थमा हुआ था। इसके बाद पिता ने अपने जीवन का सबसे महान काम किया। वही उसका आखिरी काम भी साबित हुआ। एक सर्वोच्च बलिदान। बूढ़ा आदमी आगे दौड़ा, हाथ लहराता हुआ, बाघ पर चिल्लाता हुआ, ताकि उसे डरा कर भगा सके। आगे जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। बाघ ने पल भर के लिए बेटे को छोड़ा और बिजली की तरह से घूमकर सीधे पिता पर झपटा। उसके गले और सीने में भयानक तरीके से दांत गड़ा दिए। पिता के खुले घावों से फव्वारे की तरह से खून फूट पड़ा। फिर बाघ उसे तड़पता हुआ छोड़कर दोबारा बेटे पर कूद पड़ा। बेटा हक्का बक्का बैठा था, अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देख रहा था। इसी पल वो जादू टूट गया और दोनों आदमी जो ये सब देख रहे थे डर के मारे पलटे और पूरी ताकत से तुप्पुर की तरफ भागे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पिता और बेटे के साथ आखिर हुआ क्या? तुप्पुर, जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत छोटा सा गांव है। वहां किसी के पास भी कोई बंदूक नहीं थी, इसलिए करीब दर्जन भर आदमी आनंदपुरम की तरफ रवाना हुए ताकि पुलिस को खबर दे सके और किसी हथियार वाले आदमी को बुलाया जा सके। रास्ते में उन्हें एक ट्रक दिखा जो चोरडी की तरफ जा रहा था, नदी से रेत लाने के लिए। ठीक उसी पुल के नीचे से जहां कुछ समय पहले एक साइकिल सवार ने टाइगर को देखा था। उन लोगों ने ट्रक रोक लिया और ड्राइवर से कहा कि वो तुरंत गाड़ी घुमाकर उन्हें आनंदपुरम पहुंचा दे।
ताकि वो पुलिस को सब बता सके। लेकिन ड्राइवर बहुत ही हिम्मती इंसान निकला, या कम से कम खुद को ऐसा दिखा रहा था। उसने कहा, तुम सब मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं तुम्हें उसी जगह पर ले चलता हूँ जहां की एक कहानी जैसे कि तुम बता रहे हो हुई है। फिर तुम खुद देख लेना। किसी ने डरते हुए पूछा, और टाइगर का क्या होगा? ये खुला हुआ ट्रक है, अगर वो कूद पड़ा और हम में से किसी को मार दिया तो ड्राइवर ने सीना तान कर कहा, भाई मैं यहां पर हूं, तो तुम्हें किसी से या किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और ड्राइवर बोला कि क्या मैं यूं ही बैठा रहूंगा जब टाइगर तुम लोगों पर कूद पड़ेगा? मैं तो इस हैवान को एक झटके में अपने ट्रक से कुचल दूंगा। ड्राइवर के इन बहादुर शब्दों से हौसला पाकर वो 12 आदमी ट्रक पर चढ़ गए। कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच गए। ड्राइवर ये देख के पूरी तरह से सन्न रह गया कि सड़क पर लकड़हारे का शव अपने ही खून के बड़े से तालाब में पड़ा हुआ था। तब तक वो पूरी तरह से मर चुका था, क्योंकि ड्राइवर को तो लगा था कि ये पूरी कहानी मन गढ़ंत कहानी है। लेकिन अब सच उसकी आंखों के सामने था। बेटे का कहीं नामो निशान नहीं था। अब ड्राइवर का सारा आत्मविश्वास एक झटके में खत्म हो चुका था। उन 13 लोगों ने कुछ देर रुककर बूढ़े लकड़हारे की लाश ट्रक में रखी और पूरी तेजी से चोरडी की तरफ चल पड़े। वहां उन्होंने रेंज ऑफिसर को साथ में लिया और फिर कुमसी पहुंचे। कुछ देर बाद कुमसी के रेंज ऑफिसर और पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी उनके साथ जुड़ गए। उसके बाद पूरी टोली ट्रक में बैठकर शिमोगा पहुंची, जहां पुलिस और वन विभाग को पूरी रिपोर्ट दी गई। औपचारिकता के लिए लकड़हारे का पोस्टमार्टम किया गया और उसी रात उसका शव उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। अगले दिन हथियारबंद पुलिस का एक दल उसी ट्रक में लड़के की तलाश में लौटा। कहा गया कि खून के निशान दिखाई दे रहे थे और झाड़ियों के बीच खींचे जाने के निशान भी, जहां से टाइगर अपने शिकार को जंगल और अभयारण्य की तरफ ले गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई इतना कुशल नहीं निकला कि उस रास्ते को ठीक से पहचान सके और उस रास्ते पर टाइगर की तलाश में आगे बढ़ सके। पुलिस की टीम शिमोगा लौटी और बताया कि वो बेटे की लाश ढूंढने में असफल रहे, और बस जितनी जानकारी मैं उन 2 लकड़हारों से इकट्ठा कर सका जो कि इस पूरे हादसे के चश्मदीद थे, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वही थी चोरडी के उस बाग की अब तक की पूरी कहानी। चोरडी के रेंज ऑफिसर ने पहले हमें कॉफी पिलाई, उसके बाद वो दोनों लकड़हारे और मेरे साथ और रेंज ऑफिसर हम सब निकल पड़े। सड़क के किनारे किनारे कराद्दी बेटा टाइगर प्रिजर्व के सामने जहां ये हमला हुआ था, हम वहीं जा रहे थे। मैं इस सड़क पर पहले भी कई बार आ चुका था, ये दूसरी बार था। जिस टाइगर के पीछे मैं पड़ा था वो इस अभयारण्य के भीतर आकर छिप गया था। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब गोबजा गांव का एक घायल बाघ अभयारण्य की ओर भागा था। मैं उसे ठीक सीमा में घुसने के पहले ही मार गिराने में सफल हो गया था। उस कहानी का जिक्र मैं दूसरी जगह कर चुका हूं। रेंज ऑफिसर पहले इस जगह का निरीक्षण कर चुके थे। उन्होंने हमें ठीक वही स्थान दिखाया जहां टाइगर ने पिता और बेटे पर हमला किया था। लेकिन अब समस्या ये थी कि 3 दिन बीत चुके थे और इस दौरान इस सड़क से ना जाने कितनी बसें, ट्रक, कारें और बैलगाड़ियां गुजर चुकी थी। इस भारी आवाजाही में खून के सारे निशान पहियों के नीचे दबकर पूरी तरह से मिट चुके थे। अभयारण्य की सीमा सड़क से कुछ ही गज की दूरी पर है। यहाँ एक सागौन का पूरा बागान था। उस समय वहां के पेड़ लगभग 1 सी ऊंचाई के थे, करीब 20 फीट ऊंचे, और उन्हें मैसूर वन विभाग ने 10 से 15 साल पहले सीधी कतारों में लगाया था। ये सागौन का बागान करीब 2 फरलांग तक घना फैला हुआ था और उसके बाद अचानक घना प्राकृतिक जंगल शुरू हो जाता था। सागौन के पेड़ों के नीचे किसी घायल जानवर के निशान ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी, जिन पर ना तो पैरों के निशान बनते थे, ना ही खून के धब्बे टिक पाते थे। इस मामले में जिस लड़के को बाघ उठाकर ले गया था वो बहुत ज्यादा नहीं बहा था, खून बहुत कम निकला था। लकड़हारों ने ठीक हमें वो जगह दिखा दी जहां वो जानवर अपने शिकार के साथ गायब हुआ था। हमने बहुत ध्यान से तलाश की, लेकिन हमें सिर्फ 3 जगहों पर ही सागौन के पत्तों पर खून की कुछ बूंदें मिली, और इसके बाद और खोज करने का कोई फायदा था नहीं। समय बर्बाद करने के जैसा ही होता, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि यह अभयारण्य उत्तर दिशा में एक नाले और बैलगाड़ी के रास्ते तक फैला हुआ है, जो पश्चिम में गोबजा गांव को पूर्व में अमली गोला गांव से जोड़ता है। ये नाला और रास्ता अभयारण्य की उत्तरी सीमा बनाते थे। हालांकि असली घना जंगल इससे बहुत आगे तक फैला हुआ था। मेरे दिमाग में एक योजना बनी। सबसे अच्छा तरीका यह था कि अभयारण्य की चारों सीमाओं पर 4 लाइफ बेड बांधे जाएं और एक लाइफ बेड ठीक बीच में रखा जाए, क्योंकि मुझे इस अभयारण्य के भीतर इस बाघ को मारने की खास अनुमति मिल चुकी थी। अगर मौका मिले
तो मैंने दोनों रेंजर्स से कहा कि मुझे इन 5 लाइव बेड की व्यवस्था में उनका पूरा सहयोग चाहिए होगा। लेकिन पिछले अनुभव से मैं थोड़ा सशंकित था, क्योंकि इस इलाके में लोग मवेशियों की बलि देने के खिलाफ थे और अक्सर सहयोग नहीं करते थे। रेंजर्स ने मुझसे कहा कि चिंता मत करिए, कल सुबह 9 बजे तक लाइव बेड्स आपके पास पहुंच जाएंगे। कुमसी में एक फॉरेस्ट लॉज था, वही जगह जहां कुछ समय पहले रेवरेंड जर्विस की बाघ के हमले में बाह काटनी पड़ी थी। मैंने तय किया कि मैं उसी बंगले में ठहरूं और कुमसी के रेंज ऑफिसर ने कहा कि पहले वो मुझे लाइव बेड दिखा दे जो कि वो जुटा पाए हैं, उसके बाद ही उन्हें चोरडी भेजा जाए। मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मैं चारे के मामले में बहुत सख्त था। अक्सर बहुत बीमार, बहुत बूढ़े मवेशी जो लगभग मरने वाले होते थे, साहबों को चारे के नाम पर दे दिए जाते थे। फिर लोग हैरान होते थे कि टाइगर उन्हें मारता क्यों नहीं। लेकिन टाइगर एक शिकारी है और एक शरीफ जानवर भी। वो किसी सड़े गले, बीमार हड्डियों की बोरी से खुश होने वाला गीदड़ नहीं है। जब मैं लाइव बेड के बारे में बात कर रहा था तो मेरे साथी काफी बेचैन हो गए थे, क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा तेजी से जंगल पर उतर रहा था। मैं खुद बहुत घबराया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक हम पांचों एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेंगे, हम सुरक्षित हैं। हम सब घने सागौन के उस बागान से बहुत सटकर एक दूसरे से चिपके हुए धीरे धीरे निकलते चले और आखिरकार सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। ज्यादा देर लगी नहीं, हमने चोरडी के रेंज ऑफिसर और दोनों लकड़हारों को उनके घर के पास उतारा और 15 मिनट के अंदर वापस कुमसी पहुंच गए। उस रात मैं फॉरेस्ट लॉज में गहरी नींद सोया और अगली सुबह बहुत जल्दी रेंजर के क्वार्टर गया, ये देखने के लिए कि लाइव बेड खरीदने का काम कहाँ तक पहुंचा है। हालांकि पिछली शाम वो बहुत आत्मविश्वास में था और मुझे लग रहा था कि लोकल ऑफिसर होते हुए भी उसने इस काम की मुश्किलों को बहुत कम आंका है। अच्छा हुआ मैं खुद वहां पहुंच गया, क्योंकि उसने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया था। शॉर्टकट में बोलूं, सुबह 10 बजे के बाद जाकर 3 जानवर इकट्ठा हो पाए। एक था भैंस का एक छोटा बछड़ा और बाकी 2 बहुत दुबले पतले बूढ़े बैल थे। मुझे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन रेंज ऑफिसर बोला, साहब इससे बेहतर आज कुछ मिल ही नहीं सकता, और ऊपर से इनकी कीमत भी मुझे काफी ज्यादा चुकानी पड़ी। हमने 3 आदमियों को लगाया ताकि वो इन जानवरों को 4 मील लंबे रास्ते से हाँकते हुए चोरडी तक लेके जाए, और 11 बजे मैं अपनी गाड़ी में उस जगह के लिए निकल पड़ा और जानवरों से थोड़ा पहले ही वहां पहुंच गया। चोरडी के रेंजर ने एक अधपका जवान बैल जुटाया था, भूरा रंग, अच्छा खासा तगड़ा जानवर। उन्होंने बताया कि उनके कोटे का दूसरा लाइव बेड आज सुबह भेज दिया गया है और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। उसे आने में 1 घंटा लग गया और जब तक हम पांचों जानवर इकट्ठा कर पाए तब तक 12:30 हो चुके थे। दिन का आधा हिस्सा यूं ही बर्बाद हो चुका था। इस वजह से उस दिन हम सिर्फ 3 जानवरों को ही बांध पाए। सबसे बढ़िया जानवर, वो भूरा जवान बैल, मैंने खुद सबसे सही जगह पर बांधा, यानी कि अभयारण्य के लगभग बीचों बीच। भैंस का बछड़ा सुबह कुछ ही गज भीतर दक्षिण दिशा में बांधा गया था, ठीक उसी इलाके में जहां पर यह हमला हुआ था। अभयारण्य के पूर्वी किनारे पर जो लाइव बेड बांधा गया था वो चोटी से करीब 5 मील उत्तर में था। वो उन बूढ़े सफेद बैलों में से एक था। जब हमारा काम खत्म हुआ तब फिर से सूरज ढल चुका था। मैंने बाकी 2 जानवर चोटी में ही छोड़ दिए, ये कहकर कि मैं अगली सुबह बहुत जल्दी लौटूंगा और बाकी 2 जगहों का चुनाव खुद करूंगा जहां उन्हें बांधना था। याद रखिए, ये दोनों जगह अभयारण्य की उत्तर और पश्चिम की सीमाओं पर थी, जो मिलकर एक खुरदुरा आयताकार क्षेत्र बनाती थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं अपने दोस्त कुमसी के रेंज ऑफिसर के साथ फिर चोटी की तरफ चल पड़ा। वो पहले से ही तैयार खड़े थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। रास्ते में हमारे सामने से एक बहुत बड़ा सामर डियर सड़क पार करके गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये शुभ संकेत है। चोटी पहुंचकर वहां के रेंज ऑफिसर ने कहा कि वो खुद मेरे साथ चलेंगे बाकी 2 लाइव बेड बांधने के लिए। उन्होंने अपने अधीनस्थ एक फॉरेस्टर को कहा कि 2 फॉरेस्ट गार्ड और उन लकड़हारों में से एक को साथ लेकर ये देखने के लिए जाएं कि अभयारण्य के पूर्व और दक्षिण में जो लाइव बेड बांधे गए थे वो अब भी जिंदा हैं या नहीं। हम खुद तीसरे लाइव बेड को देखने के लिए निकल पड़े, जो अभयारण्य के बिल्कुल बीच में बांधा गया था, और फिर वहां से होते हुए पश्चिम और उत्तर की सीमाओं की ओर छोटा रास्ता काटने वाले थे। हम सब साथ में निकले और करीब 1.5 घंटे के बाद हम उस भैंस के बछड़े तक पहुंचे जो मैंने अभयारण्य के बीचों बीच में बांधा था। वो पूरी तरह से जिंदा और स्वस्थ था, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है। जब आप किसी लाइव बेड को बांधते हैं तो रोज उसके खाने पीने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ती है। खाना देना कोई हल्का फुल्का काम नहीं था, बहुत मुश्किल वाला काम था। हर 24 घंटे में घास या सूखा चारा भेज दिया जाता था, लेकिन पानी पिलाना अक्सर बहुत बड़ी समस्या बन जाता था।
कभी कभी पानी के लिए एक मटका या केरोसिन का टिन रख दिया जाता है। रोज उसमें पानी भर दिया जाता है, लेकिन इस तरीके की भी अपनी मुश्किलें हैं। अक्सर जानवर उस बर्तन को लात मारकर गिरा देता है, और अगर मटका हो तो तोड़ भी देता है। और केरोसिन की टिन की मौजूदगी कई बार टाइगर को इतना सतर्क कर देती है कि वो पास आने से ही डर जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आदमी रोज चारा देखने जाए, उसे खोलकर किसी नाले या तालाब तक लेकर जाए, वहां उसे पानी पिलाएं और फिर वापस उसी जगह पर बांध दें। लेकिन ऐसा तालाब या नाला अक्सर पास में नहीं मिलता, और कई बार उस बेचारे जानवर को 1 मील या उससे ज्यादा दूर तक पानी पीने के लिए ले जाना पड़ता है। गांव के लोग अक्सर आलसी और उदासीन स्वभाव के होते हैं, और उन्हें यह लंबा चक्कर बिल्कुल बेकार लगता है। उनकी सोच सीधी होती है, जानवर को तो मरने के लिए बांधा गया है, फिर उसे पानी क्यों पिलाएं। लेकिन ये बात हर शिकारी को समझनी चाहिए कि अगर आप रोज खुद निगरानी नहीं करेंगे या भरोसेमंद लोगों से ये काम नहीं करवाएंगे, और अगर टाइगर या तेंदुआ कई दिन तक शिकार नहीं करता, तो लगभग ये तय है कि बेचारा लाइव बेट पूरे 1 हफ्ते तक प्यास से तड़पता रहा होगा, जब तक कि उसे बांधने की जगह के पास में पानी ना हो या किसी बर्तन में पानी ना रखा गया हो। इस मामले में खुशकिस्मती से आधा मील दूरी पर एक नाला था। हम रोज जानवर को वहां लेकर जाते, उसे भरपेट पानी पिलाते और फिर उसी जगह पर वापस बांध आते। आप सोच सकते हैं कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि लाइव बेट को सीधे नाले या तालाब के पास ही बांध दिया जाए। ऐसा करने से तो पानी की दिक्कत नहीं है, अक्सर ऐसा किया भी जाता है, क्योंकि टाइगर खुद भी पानी पीने वहीं पर आते हैं। लेकिन कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नाले, जानवरों की पगडंडियां, फायर लाइन, जंगल के रास्ते, बैलगाड़ी के ट्रैक और यहाँ तक कि सड़क के कुछ हिस्से भी जहाँ से बाघ अक्सर गुजरते हैं, वो सब लाइव बेट बांधने के लिए बहुत अच्छी जगह होती हैं। और इनका एक फायदा ये भी होता है कि अक्सर वहां पर टाइगर के पंजों के निशान नियमित रूप से दिखते रहते हैं। और जहां ऐसे रास्ते आपस में कटते हैं, वो जगह तो और भी बेहतरीन होती है। नालों के किनारे पर भी अक्सर बाघ टहलने के लिए निकलते हैं, खासकर वहां पर जहां कई छोटी धाराएं मिलती हों। हमने एक खास चारा उसी पगडंडी पर बांधा था जहां से टाइगर अक्सर गुजरते थे। और पिछली शाम हम सब सही जगह तलाश रहे थे, तो चोटी के रेंज ऑफिसर ने भी मुझे यही भरोसा दिलाया था कि हम अपने साथ लाए हुए दोनों जानवरों को उपयुक्त पेड़ों के नीचे अभयारण्य की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर ठीक जगहों पर बांध चुके थे। लेकिन ये सब करते करते दोपहर बीत चुकी थी। अब आप ये मत समझिए कि इन तैयारियों से हमने बाग को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि अभयारण्य मीलों तक फैला हुआ था, और ये बिल्कुल भी तय नहीं था कि वो जहां से भी बाहर निकलेगा, वहीं उसे हमारे किसी लाइफ बेट का सामना करना ही पड़ेगा। मैंने बस वही किया था जो इन हालात में संभव था, बाकी सब किस्मत या भाग्य पर छोड़ दिया था। जो भी नाम आप देना चाहें। और उस दिन किस्मत का खेल वाकई अजीब रहा। करीब 3 बजे का वक्त था। हम चोरडी लौट रहे थे, और जब हम उस छोटे से गांव के पास पहुंचे, तो खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों ने हमें रोका। उन्होंने बताया कि आज सुबह जिन फॉरेस्ट गार्ड्स को हमने भेजा था, उन्होंने देखा कि वही भैंस का पाड़ा जो उस जगह पर बांधा गया था जहां आदमखोर ने 2 आदमियों को मारा था, उसे भी पिछली रात टाइगर ने मार डाला था। फॉरेस्ट गार्ड्स ने कहा कि वो हमें खबर नहीं भिजवा सके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हम किस रास्ते से गए हैं और किस रास्ते से लौटेंगे। इसलिए जो भी राहगीर मिलता, उसे यही कह देते थे कि अगर हम रास्ते में मिल जाए तो ये खबर हम तक पहुंचा दे। ये सुनते ही हम तेजी से चोरडी लौटे। वहां पहुंचकर दोनों रेंजर्स ने बेचारे फॉरेस्ट गार्ड को खूब डांटा, लेकिन सच कहें तो उनकी कोई खास गलती थी नहीं, क्योंकि हम खुद ही पूरा दोपहर जंगल में घूमते रहे थे। और अगर वो हमें खोजने निकलते भी तो जाते कहाँ? वो हमें ढूंढने कहीं भी जाते तो शायद चूक ही जाते, और भी देर हो जाती। इन हालात में मुझे लगा कि उन्होंने सबसे समझदारी का काम किया। चोरडी में ही रुककर गांव से गुजरने वाले हर आदमी के जरिए हमें खबर भिजवाने की कोशिश की। वैसे भी अगर हम जल्दी पहुंच जाते तो अभी भी देर हुई नहीं थी, तो हम एक मचान बना सकते थे। और ये बात उन्होंने मारे गए लाइव बेट को गिद्धों से बचाने के लिए डालियों से ढक दिया था। मुझे उनके पक्ष में बोलने को मजबूर कर गई। शाम 3:30 पर मेरी स्टड बेकर कार दक्षिण की ओर की सड़क पर खड़ी थी, ठीक उस जगह के सामने जहां से हमें सागौन के जंगल में उतरना था। और थोड़ी ही दूर वही भैंस का बच्चा बंधा हुआ था। 3 मिनट के भीतर ही मैंने गाड़ी के पीछे लगे कैरियर से अपना फोल्डिंग चारपाई मचान उतार लिया था। ये चारपाई
मैंने कुछ समय पहले ही बनवाई थी। पुरानी वाली से यह बेहतर थी। इसका ढांचा लंबाई से थोड़ा छोटा रखा गया था ताकि गाड़ी के दोनों सिरों से बाहर ना निकले। इस पर चौड़ी खाकी रंग की मजबूत पट्टियां बंधी थी जो आरामदेह भी थीं और रंग में जंगल से मेल खाती थी। पट्टियां बांस के ढांचे में चटाई की तरह से बुनी गई थी। चारों कोनों पर 4 पैर थे, लगभग 1 फुट लंबे। ऊपर और नीचे 6-6 इंच बाहर निकले हुए थे ताकि इन्हीं के सहारे मचान को पेड़ से बांधा जा सके मजबूती से। पूरी बनावट बहुत हल्की, सरल, ढोने में आसान और सबसे बड़ी बात बिल्कुल खामोश। जरा सी हरकत पर भी चरमराने वाली साधारण डाल मचान जैसी बिल्कुल नहीं थी। सागौन के पेड़ औसतन 20 फीट ऊंचे थे। काफी युवा पेड़ थे। जंगल भी युवा ही था, लेकिन कुछ पेड़ काफी पुराने भी थे और ऊंचे भी थे। मैंने भैंस के पाड़े को ऐसे ही एक ऊंचे पेड़ के नीचे बांधा ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं ऊपर से पूरी स्थिति पर नजर रख सकूं। मचान लगाने के लिए मुझे देर से उठना पड़ा क्योंकि इस जगह पर और कोई विकल्प था ही नहीं। उस बागान में सिर्फ सागौन के ही पेड़ थे और सागौन के पेड़ों की डालियां काफी ऊंचाई से शुरू होती हैं। इसका मतलब था कि मुझे जमीन से सामान्य से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर बैठना पड़ेगा। वो पेड़ मुझे चढ़ने में बहुत परेशान करने वाला साबित हुआ। पहले 12 फुट तक कोई भी डाल नहीं थी और सच कहूं तो सीधे खंभों पर चढ़ने में मैं कभी भी माहिर नहीं था। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड्स ने मुझे अपने कंधों पर खड़ा किया। बाकी सब ने मिलकर मेरे पैरों को ऊपर की तरफ धक्का दिया और किसी तरह से मैं पहली डाल पकड़ सका और ऊपर खिंच गया। सागौन की पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए मचान को पूरी तरह से छुपाना बहुत आसान हो गया क्योंकि वहां सिर्फ यही पत्तियां थी। हमारे छिपाने की व्यवस्था बेहद कारगर साबित हुई। मचान पूरी तरह आसपास के जंगल में घुल मिल गया और जिस जगह पर चारपाई रखी गई थी वह जमीन से 20 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर थी। भैंस के पाड़े की गर्दन टूट चुकी थी और आधा शरीर पहले ही खाया जा चुका था, लेकिन अब भी इतना मांस बचा था कि वो हत्यारा दोबारा लौटे, इसकी पूरी उम्मीद थी। अब ना तो कोई रेंजर गाड़ी चला सकता था, ना ही दोनों फॉरेस्ट गार्ड्स, क्योंकि लकड़हारे भी हमारे साथ थे। मैंने 6 आदमियों से कहा कि वो मेरी गाड़ी कम से कम आधा मील दूर तक धकेल करके ले जाए ताकि अगर बाघ कहीं सड़क पार करे तो गाड़ी की आवाज़ से चौंक ना जाए। सच तो ये है कि ये ख्याल मुझे पहले नहीं आया था, लेकिन अब जब चारपाई नीचे उतारी जा चुकी थी तो यही सही लगा। वैसे भी सड़क काफ़ी समतल थी और 6 आदमी मेरी स्टूडे गाड़ी आराम से धकेल सकते थे। ठीक शाम 5 बजे वो मुझे सागौन के पेड़ पर अकेला छोड़कर चले गए। मैंने अंदाजा लगाया कि 20 मिनट के भीतर वो गाड़ी दूर लेके जा चुके होंगे और तब रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब टाइगर के आने का इंतजार था और अगर टाइगर उसी दिशा से सड़क पार करता तो शायद मैं उसे देख पाता, लेकिन सच कहूं तो शायद मैं जरूरत से ज्यादा आशावादी था और यह भी हो सकता था कि वो आए ही नहीं। लेकिन वो आया और ठीक 8:30 बजे के आसपास, जब चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था, मुझे पहले ही उसके आने की पूरी सूचना मिल चुकी थी, या यूं कहे जंगल ने मुझे खुद चेतावनी दे दी थी। स्पॉटेड डियर के झुंड तेज तेज तीखी आवाजों में चिल्लाने लगे थे और एक बार्किंग डियर अपनी भारी कर्कश आवाज में लगातार पुकार रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल को बता रही थी कि बाघ आ रहा है। उसके आने की खबर उसकी यात्रा के आखिरी 1 मील तक हर जानवर को मिल चुकी थी। तभी तो बाघ इतने संकोची होते हैं। इतनी लोकप्रियता या फिर शायद इतनी बदनामी जो जंगल के छोटे छोटे जीव उन पर थोप देते हैं, वो किसी को भी शर्मिंदा कर दे। और उस रात मुझे यकीन है कि यह बाघ शर्म से कहीं ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। खैर, वो बहुत ज्यादा सतर्क होकर नहीं आया था। मैं बहुत पहले ही सूखी सागौन की पत्तियों पर उसके भारी कदमों की चरमराहट को सुन चुका था। इससे पहले कि वो अपने शिकार के पास पहुंचे, मैंने अपनी टॉर्च जलाई और वो सीधा मेरी ओर देखने लगा, पूरे चेहरे के साथ। मुझे लगभग 3 सेकंड लगे ये समझने में कि टॉर्च की रोशनी में भी उसकी गर्दन पर कोई खास अयाल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जोखिम मैं उठा नहीं सकता था और मैंने सीधे उसके दिल में गोली उतार दी। 15 मिनट तक इंतजार किया, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वो सच में मर चुका है। वो नहीं हिला और मुझे पूरा यकीन हो गया। अब मुझे नीचे उतरना था। आखिरी 7-8 फुट मुझे कूद कर उतरना पड़ा और सच कहूं, मेरा वजन शायद ज्यादा था। जमीन से गिरने का झटका मेरे लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं मरे हुए बाघ के पास पहुंचा
और ध्यान से देखा, मेरे मुंह से गालियां निकल गई, क्योंकि जैसा कि मुझे गोली चलाते वक्त ही शक था, ये वो आदमखोर बाघ नहीं था। उसकी गर्दन पर कोई अयाल यानी कि मेन नहीं थी। एक बार फिर असली अपराधी बच निकला था, और एक बार फिर एक बेगुनाह बाघ की जान चली गई थी। इसके अलावा अब मुझे इस गोली के बारे में काफी सफाई देनी पड़नी थी। अब मुझे शिमोगा के डीएफओ को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे टाइगर सेंचुरी के भीतर आदमखोर को मारने की विशेष अनुमति दी थी, लेकिन किसी बेगुनाह जानवर को नहीं मारना था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मैं वापस सड़क पर आया और चोरडी की तरफ चल पड़ा। उम्मीद थी कि जहां आदमियों ने कार छोड़ दी थी वहीं मिल जाएगी, लेकिन सड़क पर कोई कार नहीं थी। बेचारे लोग, मैंने सोचा उन्होंने मुझे गलत समझ लिया था और कार को पूरी तरह से चोरडी तक धक्का मार के ले गए थे। करीब 2 मील दूर मैं चोरडी पहुंचा और रेंजर के क्वार्टर गया। दोनों अफसर वहीं मौजूद थे। मैंने बताया कि मैंने एक बाघ को गोली मारी है, लेकिन लगभग मुझे पूरा यकीन है कि ये वो बाघ नहीं था, क्योंकि उसकी गर्दन पर अयाल नहीं था। वो बोले, हो सकता है वही आदमखोर हो। शायद पिछले 2 साल में उसका अयाल यानी कि मेन वाले बाल गिर गए हों, या फिर शुरू से ही उसके पास कोई अयाल ना रहा हो और ये पूरी कहानी केवल एक अफवाह रही हो। मैंने माना कि यह संभव है, लेकिन मेरी उम्मीद फिर भी नहीं जगी और मैंने पूछा कि मेरी कार कहाँ छोड़ी है आप लोगों ने। वो बोले, साहब आपने खुद कहा था कि सड़क की तरफ चोरडी से उल्टी दिशा में धक्का मार कर ले जाओ। हम नहीं जानते थे कि कार को चोरडी की तरफ कैसे मोड़े। आपने साफ कहा था कम से कम आधा मील दूर ले जाओ। हमने वैसा ही किया, लेकिन उल्टी दिशा में। मैंने मन ही मन कहा, जिंदगी भी कितनी अजीब है, कभी ऊपर कभी नीचे। आज की रात ऊपर वाली थी या नीचे वाली, मैं तय नहीं कर पाया था। थोड़ी और कॉफी पी, फिर बस लालटेन और रस्सियां लेकर एक दल तैयार हुआ। हम वापस जंगल की ओर चले। जब आदमी बाघ को सड़क पर लाने की तैयारी कर रहे थे, उल्टी दिशा में मैं गया और ठीक 4 फरलांग दूर अपनी कार ढूंढ निकाली। थोड़ी ही देर में हम सब कुमसी वापस पहुंच गए। एक लंबी, थकी हुई और बेहद भारी रात के बाद अगली सुबह मैंने मारे गए बाघ की खाल उतारी। उधर दोनों रेंजर शिमोगा के डीएफओ को भेजने के लिए अपनी आधिकारिक रिपोर्ट लिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि यह बाघ बिना अयाल का था। संभव है कि यह आदमखोर ना हो। मेरे पास जो विशेष अनुमति थी उसमें साफ लिखा था कि केवल आदमखोर को ही मारा जाएगा और कराडी बेटा सेंचुरी की सीमा के भीतर किसी और जानवर को नहीं। इसलिए रिपोर्ट के अंत में उन्होंने अपने वरिष्ठ अफसर पर छोड़ दिया कि वो जो उचित समझें वही कार्रवाई करे आगे की। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट लिखनी पड़ी। मैं अपनी छुट्टी पूरी होने तक रुका रहा, लेकिन बाकी किसी लाइव बेट पर टाइगर ने हमला नहीं किया। कुछ समय के बाद शिमोगा के डीएफओ का एक सरकारी पत्र आया। उन्होंने लिखा, आपने सेंचुरी के भीतर एक ऐसे बाघ को मारा जो कहा जा रहा है कि आदमखोर नहीं था, जबकि आपको जो अनुमति दी गई थी वो केवल आदमखोर के लिए थी। कृपया स्पष्टीकरण दें। मैं पूरी जिंदगी भारत में रहा हूँ। सरकारी कामकाज में लाल फीताशाही कैसी होती है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैंने शांति से एक आधिकारिक जवाब लिखा कि मुझे खेद है कि आपको गलत जानकारी दी गई। जिस बाघ को मैंने मारा वही असली आदमखोर था और मैंने केवल उसी बाघ को मारा जिसके लिए मुझे विशेष अनुमति दी गई थी। मैंने किसी भी दूसरे टाइगर को नहीं मारा। फिर क्या हुआ? सब खुश हो गए। सरकारी मर्यादा हर तरफ पूरी हो गई। सब अधिकारियों ने अपने अपने कर्तव्य ठीक तरीके से निभा लिए। अब मेरे बैंगलोर लौटने का टाइम आ गया। मैंने दोनों रेंजर्स को धन्यवाद किया। बाकी बचे हुए लाइव बिट्स उनके मालिकों को बहुत कम दाम में बेच दिए। जितना मैंने दिया था उसका 1/4 भी नहीं मिला था मुझे। और फिर मैं अपने घर की राह पर निकल पड़ा। वापसी के रास्ते में मैं शिमोगा रुका और डीएफओ से मिलने गया। उन्होंने बताया कि मेरे जवाब से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्हें मुझसे सफाई मांगनी पड़ी, क्योंकि दोनों रेंजर्स की रिपोर्ट उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहा और बताया कि असल में मैं ही था जिसने अफसरों से कहा था कि शायद मैंने गलत बाघ मार दिया है, क्योंकि जब मुझे मालूम चला था कि उसकी गर्दन पर अयाल नहीं था, क्योंकि मैंने तो सुना था कि टाइगर की गर्दन पर अयाल था। हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे से विदा हुए। पूरा 1 साल बीत गया। उस बूढ़े लकड़हारे और उसके बेटे के बाद कोई और हत्या नहीं हुई। यह घटना पिछले साल की शुरुआत की थी या कुछ महीने बाद की। अब मुझे ठीक से याद भी नहीं कि सब लोग मान बैठे थे कि वो अयाल वाला आदमखोर सिर्फ एक कहानी थी और जिस बाघ को मैंने मारा वही असली अपराधी था। मैं भी यही मानने लगा था।
जब तक कि सच सामने नहीं आ गया। एक दिन सागर कस्बे के बाहर एक आदमी को बाघ ने मार डाला। ये वही सड़क थी जो कुमसी और आनंदपुरम से आगे जोग फॉल्स की ओर जाती है। 15 दिन के बाद आनंदपुरम के पास दूसरा आदमी मार दिया गया और अगले महीने तागरथी और गोवजा गांव में एक पुरुष और एक महिला मार दी गई। ये दोनों गांव आनंदपुरम से 10 मील के भीतर थे। अगस्त की शुरुआत में दिन के उजाले में ही उसने एक लंबानी लड़के को उठा लिया और वो लड़का कुमसी कस्बे के बाहर मुख्य सड़क के पास अपने मवेशी चरा रहा था। आदमखोर फिर लौट आया था। जहां भी वो गया था, लकड़हारे और उसके बेटे को मारने के बाद वहां से वापस आ गया था और अब वो फिर पूरे जोश में इंसानों को मार रहा था। या फिर अगर वो नहीं था, उसकी जगह उसके ही किसी रिश्तेदार बाघ ने ले ली थी, जो कि और भी तेजी से इंसानों का शिकार कर रहा था। मैंने किसी तरीके से 1 हफ्ते की छुट्टी जुटाई, जितनी की मुझे मिल सकती थी, और मैं निकल पड़ा कुमसी के तरफ। शिमोगा के पुराने डीएफओ का तबादला हो चुका था। अब वहां पर एक नया अफसर था। मुझे नहीं पता था कि उसकी जगह पर कौन अफसर आ गया है, लेकिन उसने मुझे शुभकामनाएं दी। मैंने उससे पूछा कि कुमसी और चोरडी के जो दोनों रेंजर थे, जो कि मुझे पिछले साल मिले थे, क्या वो अब भी वही हैं? उन्होंने मुझे हाँ में जवाब दिया। सुनकर मुझे अच्छा लगा। कुमसी में फिर पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई और थोड़ी देर बाद चोरडी में भी उसके साथ ही अफसर से मिलना हुआ। दोनों अफसरों की राय थी कि इस बार जो आदमखोर सक्रिय है वो बिल्कुल अलग बाघ है, और मैंने 1 साल पहले सेंचुरी के भीतर वाकई में सही बाघ ही मारा था। उनकी दलील यह थी कि अगर आपने उस समय असली आदमखोर ना मारा होता तो वो इतने महीनों तक गायब कहाँ रहता। एक बार आदमखोर बन गया बाघ हमेशा आदमखोर ही रहता है। कोई बाघ ये आदत पूरी तरीके से छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जहां भी वो बाघ भटका होगा, उसने कम से कम कुछ इंसानों को तो मारा ही होगा। हमें उसकी खबर जरूर मिलती। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे उनकी बात बहुत मजबूत लग रही थी। मैं अनजाने में ही उनकी दलीलों से काफी हद तक सहमत हो गया। अब सवाल यह था कि आगे क्या किया जाए। यह नया आदमखोर सागर, आनंदपुरम, तगारथी, गोवजा और अब कुमसी तक हत्याएं कर रहा था या फिर कर चुका था। ये वही इलाका था जहां 2 साल पहले वो पुराना अयाल वाला आदमखोर काम कर रहा था। अगर सच में कभी ऐसा टाइगर था भी तो सबसे बड़ा सवाल कि लाइव बेड कहाँ बांधूं, कहाँ से खोज शुरू करूं, हम फैसला ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगले ही दिन किस्मत ने खुद फैसला कर दिया। दिन के उजाले में अमली गोला गांव में टाइगर ने एक चरवाहे लड़के को उठा लिया। अमली गोला वही जगह थी जो कराडी बेट्टा सेंचुरी की पूर्वी सीमा के उत्तर कोने पर स्थित थी। यानी पूरी सेंचुरी जिस मोटे तौर पर एक आयत के आकार की थी, उसका उत्तर पूर्वी कोना, और यहीं से नई खोज की शुरुआत होने वाली थी। वहां के फॉरेस्ट गार्ड ने फौरन ये खबर चोरडी मुख्यालय में अपने रेंज ऑफिसर्स को भेजी। रेंज ऑफिसर्स तुरंत कुमसी पहुंचे, मुझे सारी बात बताई। जब वो पहुंचे तो जो समय था दोपहर के ठीक 3 बजे थे। अमली गोला पहुंचने के लिए हमें चोरडी से आगे बहुत ही खराब और उबड़ खाबड़ गाड़ी वाले रास्ते से जाना पड़ा। अमली गोला में एक सुंदर सा फॉरेस्ट लॉज था। उसके ठीक पीछे नाला बहता था जो कराडी बेटा सेंचुरी की उत्तरी सीमा बनाता था। यही नाला करीब 2 मील दूर एक बड़े तालाब में जाकर मिलता था। लड़का इसी तालाब के किनारे अपने मवेशी चरा रहा था। टाइगर नाले के रास्ते ऊपर चढ़ता हुआ आया और करीब सुबह 9 बजे लड़के पर हमला कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह थी कि टाइगर ने एक भी गाय या भैंस को हाथ नहीं लगाया था, जबकि वो पास में ही चल रही थी। हत्या के बाद बाघ लड़के की लाश को घसीटता हुआ फिर इसी नाले के रास्ते से जंगल की ओर लौट गया। मुझे टाइगर के पंजों के निशान दिखाए गए, जिनसे पता चलता था कि वो किस दिशा से आया था, और लौटते समय जहां जहां लड़के के पैर जमीन पर घिसटते गए थे, वहां साफ साफ खींचे जाने के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन पूरे रास्ते में खून के निशान लगभग नहीं के बराबर थे। तब तक शाम गहराने लगी थी। इतना अंधेरा हो चुका था कि उस बेचारे बच्चे की लाश ढूंढ पाना नामुमकिन था। ये बड़े ही अफसोस की बात थी। मैं उस आदमी पर झुंझलाया जो इतनी देर से खबर लेकर कुमसी पहुंचा था। हालांकि हमने जल्दी पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अमली गोला जाने वाला रास्ता इतना खराब था कि बहुत समय बर्बाद हो गया। मैं गाड़ी की स्प्रिंग या एक्सल तोड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर मैं उस शाम ही लाश ढूंढ पाता तो रात को वहीं पर मचान लगाकर बैठ जाता, बाघ के लौटने का इंतजार करता। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने अपनी बदकिस्मती को कोसा। उस रात दोनों रेंजर्स
फॉरेस्ट लॉज के एक कमरे में सोए और मैं सोया दूसरे कमरे में, और दोनों फॉरेस्ट गार्ड रसोई से जुड़े हुए एक अलग गोदाम में चले गए। उन्होंने दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लिया, क्योंकि अब जंगल में एक असली आदमखोर खुला घूम रहा था। आधी रात के थोड़ी देर बाद अचानक एक टाइगर की आवाज गूंजी। लग रहा था कि वो हमसे 1 मील के भीतर ही था। उसने फिर दहाड़ लगाई और ये आवाज दोनों रेंजर्स ने भी सुनी। वो तुरंत हमारे कमरों के बीच वाले दरवाजे पर आ गए, हल्के से खटखटाया, ये देखने के लिए कि कहीं मैं सो तो नहीं गया हूँ। मैंने दरवाजा खोला और उनसे कहा कि मैं भी यही आवाज़ सुन रहा हूँ। फिर मैं लॉज के सामने वाले सकरे बरामदे में निकल आया। चारों ओर चांदनी जंगल पर बरस रही थी। बरामदे के एक सिरे तक चांद की रोशनी चमक रही थी। केवल उष्ण कटिबंधीय जंगलों में ही कोई इंसान चांदनी रात के जंगल की इस रहस्यमयी सुंदरता को पूरी तरह से महसूस कर सकता है। मैं बाहर खड़ा इस अद्भुत दृश्य में डूबा ही था कि तभी टाइगर ने फिर आवाज दी, इस बार काफी पास से। तभी मुझे अचानक समझ में आया कि बाघ उस नाले के किनारे किनारे चल रहा था जो हमारे बंगले के पीछे कुछ ही गज की दूरी पर बहता था, और संभव था कि अगले 10 मिनट में वो हमारे सामने से गुजर जाए। मेरे मन में सवाल उठा, क्या यही वो आदमखोर है? मैंने किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैंने जल्दी जल्दी अपनी टॉर्च को राइफल की नली पर लगे हुए दोनों क्लैंप्स में कस दिया। पीछे के दरवाजे से बाथरूम की ओर निकलते हुए मैं लॉज के पीछे पहुंचा। झाड़ियों के बीच से निकलकर ढलान की तरफ भागा जो सीधे छोटे से नाले के तल तक जाती थी। चांदनी में पानी की सतह चमक रही थी, लेकिन पेड़ों के नीचे गहरा अंधेरा था। मैं उसी किनारे खड़ा था जो सेंचुरी की सीमा के बाहर पड़ता था, और सामने वाला किनारा पूरी तरह कराड्डी बेटा अभयारण्य के अंदर था। यानी मैं कानून की सीमा के बाहर था और बाघ पूरी तरह से संरक्षित जंगल के भीतर। तभी बाघ ने फिर दहाड़ लगाई। अब वो तेजी से पास आ रहा था और हमसे 1/4 मील से भी कम दूरी पर था। अगर मुझे घात लगाकर वार करना था तो अब मैं देरी नहीं कर सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बाघ किस किनारे पर चल रहा है। अगर वो नाले के उस पार यानी कराड्डी बेट्टा वाले किनारे पर था तो मुझे उसे चांदनी में देखने के लिए पानी के और भी पास जाना पड़ता। लेकिन अगर वो उसी किनारे से आ रहा था जिस पर मैं खड़ा था तो मैं नाले के बिल्कुल किनारे उतर जाता। तो जब वो गुजरता तो उसे ये फायदा मिलता कि मैं पानी की चमकती सतह पर चांदनी में साफ दिखाई देता और वो ऊंची जमीन पर खड़ा होता। ऐसी हालत में अगर वो मुझ पर झपटता तो ये स्थिति मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाती। तभी उसने फिर दहाड़ लगाई। अब वो लगभग 1 फरलॉन्ग दूर था। समय बिल्कुल नहीं था, कोई देर करने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। संभवतः वो नाले के उस पार वाले किनारे पर ही था और पूरी तरह से सेंचुरी के अंदर। इस बीच मेरी आंखें बेतहाशा छिपने की जगह खोज रही थी। मेरे किनारे से लगभग 2 फुट दूर रीड घास का एक छोटा सा झुरमुट था, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। मुझे पता था कि नाला उतला है। मैं धीरे से पानी में उतरा, लगभग 2 फुट भीतर गया। पूरा ध्यान रखा कि जरा सा भी छींटा ना उड़े, कोई आवाज भी ना हो। फिर घास के बीच मैं नीचे बैठ गया। 2-3 मिनट गहरी खामोशी रही। दोनों किनारों के पेड़ों की घनी परछाइयों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बाघ ने फिर आवाज दी, इस बार बिल्कुल मेरे सामने और उसी किनारे पर जहां मैं कुछ देर पहले खड़ा था। उसी क्षण वो मेरे सामने से गुजर रहा था। मैंने मन में गिनती की, 1 2 3 4 5, ताकि वो बिल्कुल मेरे बराबर या ऊपर ना आ जाए। फिर मैंने टॉर्च का स्विच दबा दिया और वहां सिर्फ 15 गज की दूरी पर उसका शरीर, धारीदार शरीर, पूरी तरह से रोशनी में था। वो एकदम रुक गया और पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी दाहिनी साइड मेरी तरफ थी, इसलिए मुझे गोली उसके दाएं कंधे के पीछे मारनी पड़ी। मैंने गोली चलाई, वो हवा में उछला और पीठ के बल गिर पड़ा। मैंने दूसरी गोली चलाई, फिर तीसरी। तभी उसने समझ लिया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो मेरी ओर झपटा, ढलान से फिसलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीधे मेरी तरफ आता चला गया। सिर्फ 5 गज की दूरी पर मेरी चौथी गोली सीधे उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। बाद में जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। उसकी गर्दन के चारों ओर बालों का एक अजीब सा घेरा उगा हुआ था, एकदम शेर जैसी पूरी आयाल। यानी वो सचमुच में मेन वाला बाघ था। कुछ जंगल के रहस्य कभी नहीं सुलझते, और उनमें से एक रहस्य ये भी था कि इस बाघ के गले में आखिर ये आयाल आई तो आई कहां से। जंगल कुछ रहस्य अपने पास ही रख लेता है और ये बाघ उन रहस्यों में से एक रहस्य बन गया। तो दोस्तों,
इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।